मैं बताता हूँ हिंदू क्या नहीं है। मोती चूर लड्डू इज ए प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिंदू सोसाइटी। यूनाइटेड है लेकिन दूसरे लोग खा जाते हैं। तो ऐसे ये जो सोशल साइंस के डिपार्टमेंट जो वायरस सब जगह घुसा हुआ, इसको क्लीन करना, अपने सारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में सिलेबस वगैरह क्लीन करना। द सक्सेसफुल बिल गेट्स इज द रोल मॉडल ऑफ चाइनीज, है ना। बिल गेट्स ऑफ अमेरिका इज ब्रिटनी स्पीयर, है ना। मैं अमेरिकन का रोल मॉडल होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं हूँ, ब्रिटनी स्पीयर, इसलिए अमेरिका डिक्लाइन। Swami Vijnanand ji, welcome to the Abhijit Chawda podcast. Thank you very much for being on the podcast. नमस्ते अभिजीत जी, धन्यवाद, स्वागत है, आपने हमें बुलाया। तो स्वामी जी, आप बहुत सारे काम करते हैं। यू आर इन्वॉल्व, आप ऑब्वियसली फाउंडर है ऑफ द वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस। वी विल डिस्कस ऑल दैट, लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आई आइडेंटिफाई एज अ हिंदू, मैं हिंदू हूँ। बहुत सारे लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन व्हाट डज इट मीन टू बी हिंदू? हिंदू होने का अर्थ क्या है और हिंदू धर्म क्या है? क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशंस आजकल चलते हैं हिंदू धर्म के, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, व्हाट नॉट। तो व्हाट डज इट मीन टू बी हिंदू? देखो, पहले सबसे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ हिंदू क्या नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। ये हिंदू इज़ ए वे ऑफ लाइफ, ये सबसे पहले डॉक्टर राधा कृष्ण ने ये आइडिया फ्लोट किया। अच्छा। और मैं मानता हूँ ये हिंदू आइडेंटिटी न्यूट्रलाइज करने का सबसे बड़ा डेंजरस थॉट था। ओके। हाँ, यानी हिंदू में क्या है, आपको अच्छा करने का तो फ्रीडम है, लेकिन बुरा करने का फ्रीडम नहीं है। आप देखिए, वे ऑफ लाइफ की जो बात करते हैं, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। इस्लाम इज़ वे ऑफ लाइफ। वो आपको कैसे खाना ये इंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे हाथ धोना, कैसे बाल काटना, कैसे सोना, कैसे, मैं वो सब चीज़ें मैं नहीं जानता। आप जानते हैं कि हर आपके पर्सनल डिटेल लाइफ को कंट्रोल करता है, गाइड करता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हिंदू वे ऑफ लाइफ नहीं है, जिसको मैं बोलता हूँ ये कल्चर भी नहीं है, ये ट्रेडिशन भी नहीं है, वे ऑफ लाइफ भी नहीं है। इसको इन द सेंस कह सकते हैं, कोई तरीका नहीं है। इसको मॉडर्न इंग्लिश में तो हम सिविलाइजेशन कह सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर वर्ड नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहा है, पक्का वर्ड है हिंदू धर्म, है ना। हमारे यहाँ धर्म बहुत व्यापक सेंस में, आज के रिलीजन के सेंस में नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं हिंदू, अब कहेंगे हिंदू धर्म क्या है ना। मैं कई जगह लिखा क्या है कि हिंदू धर्म क्या है। धर्म को दैट विच सस्टेन, ऐसा वैल्यू सिस्टम जो हर चीज़ को सस्टेन करता है, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेशन, लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, जो सबको सस्टेन करता है। और हिंदू क्या है? हिंदू सिंबलाइज सनातन, जो ये सारे वैल्यू को एटर्नली सस्टेन करता है, वो हिंदू है ना। आप कहेंगे तो ये तो यूनिवर्सल है, तो ये तो बात हमारा ही हिंदू धर्म में ही ऐसे हम यूनिवर्सल बात करते हैं, और दूसरा कोई बात नहीं करता। आप देखिए, एक प्रार्थना करता है, गॉड गिव अस डेली ब्रेड, है ना। हाँ, हमें उसे आपत्ति नहीं है। हमारा हम क्या, एक दूसरा कहता है, अपने ही बिलीवर की बात करता है ना। हम क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, हाँ, सर्वे सन्तु निरामया। तो ये जो यूनिवर्सल बात है, और जो थॉट प्रोसेस करने वाला, जो वैल्यू सिस्टम है, जिसको प्रोपेगेट करने वाला हिंदू है। इसलिए वही हिंदू है जो अपने आप को एक्सेप्ट करता है, मैं हिंदू हूँ। और ये तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है। दूसरी चीज़ में हम कह सकते हैं, जो सिविलाइजेशन जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो सब डेवलप हुआ, स्प्रंग हुआ, ठीक है, आज हम श्रिंक हो गए हैं, लेकिन वो जो थॉट प्रोसेस, जो यूनिवर्सल वैल्यू सिस्टम की जो हम बात करते हैं, वो हिंदू है। या और सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल सकता हूं कि अदर्स आर एक्सक्लूसिव है। ओके। हम क्या है? इंक्लूसिव हैं। जैसे, और उसको हम डिफाइन करते हैं बहुत सिंपल तरीके से लोगों को सब समझाने के लिए कि दे बिलीव इन वन गॉड। हाँ, दे बिलीव इन वन गॉड, वी बिलीव इन ओनली गॉड। ये दोनों में अंतर है। One God, you are quantifying the God. Only God, you cannot quantify the God, है ना? Okay. We believe in only God. हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट अद्वैत का, नॉन ड्यूलिस्टिक, एक नहीं, हाँ, नॉट टू, नॉट टू। एक भी बोलने का अर्थ है आप क्वांटिफाई कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें फंडामेंटल डिफरेंस, और ये ही हमारा फंडामेंटल, जिसको अगेन मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, जो हमारा मौलिक सिद्धांत है। फंडामेंटल वर्ड से ठीक नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग करने के, ये हमारे मौलिक सिद्धांत है। इसको प्रैक्टिस करता, फॉलो करता, वो हिंदू है। हाँ। इसलिए मैं बोलता हूँ हिंदू धर्म में आपको अच्छा करने का फ्रीडम है, बुरा करने का फ्रीडम नहीं है। औरों में बुरा कर लो और उनको सिन को एक्सेप्ट कर लो या प्रेयर कर लो तो आपको माफ हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ तो आपको बुरा करो, एक कहता है तौबा कर लो, तो आपको फिर दोबारा बुरा करने का लाइसेंस मिला हुआ है ना। वहाँ प्रेयर कर लो, जिसको सिन को एक्सेप्ट कर लो, तो फिर आपको लाइसेंस मिला हुआ। हमारे कन्फेशन कर लो। हाँ, वही कन्फेशन, जिसको कन्फेशन कर लो। हाँ।
उसको लाइसेंस मिला हुआ। हमारे यहाँ नहीं है। आप बुरा करना क्या आपको अधिकार, मतलब फ्रीडम नहीं है। बुरा करोगे तो आपको हर तरह से दंड मिलेगा। आपको अच्छा करने का फ्रीडम है। तो हमें यूनिफाई क्या करता है? क्योंकि अगर आप अब्राहमिक रिलीजन्स को देखेंगे, उनका बहुत क्लियर यूनिफाइंग पाथ है। हमारा तो बहुत ही डाइवर्स पाथ है। तो हमारे में इतने सारे अलग अलग लोकल मैनिफेस्टेशन है एक ही सनातन धर्म के, तो हमारे में यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, हमारे में यूनिटी है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जिसको मैं बता रहा हूँ, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी के बारे में उनको बोलता हूँ, दे आर फंडामेंटली डिवाइडेड सोसाइटी। अच्छा, फंडामेंटली डिवाइडेड सोसाइटी। आपको जो उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, इस्लाम के अंदर एज पर सुन्ना, कुरान और हदीस के अनुसार 72 फिरके हैं जो रिकॉग्नाइज हैं। अच्छा। उसके अलावा भी सब सेक्ट बहुत सारे हैं। आप देखिए उनमें कितना अगर यूनिटी होता, सिया सुन्नी को मुसलमान नहीं मानता, सुन्नी सिया को नहीं मुसलमान मानते, दोनों मिलकर के अहमदिया को मुसलमान नहीं मानते, एंड सब लोग वही कुरान, प्रॉफिट मोहम्मद साहब और अल्लाह में विश्वास करते हैं। इसलिए फंडामेंटल यूनिटी, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं तो इस पर लेक्चर ही देता हूँ कि इस्लाम कितना फंडामेंटली डिवाइडेड सोसाइटी है। क्रिश्चियनिटी में भी देख लो, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, जानते हैं ना, इसमें भी कितने ऐसे, क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है 12,000 डिनोमिनेशन है। अच्छा। हाँ, और 400 ऐसे डिनोमिनेशन जिसका इंटरकॉन्टिनेंटल प्रेजेंस है। लेकिन कुछ तो हम सब लोग जानते हैं ना, कैथोलिक में जिसको कहते हैं ग्रीक, रोमन, ऑर्थोडॉक्स। अब प्रोटेस्टेंट में भी देखिए एंग्लिकन है, मेथोडिस्ट है, सब सारे लोग हैं। हाँ। ये सब जीसस क्राइस्ट में मानते हैं, है ना, सब उनके गॉड में मानते हैं ना, जो होली स्पिरिट है उसमें सब मानते हैं ना। लेकिन फिर भी वो में काफी फंडामेंटली डिवाइडेड सोसाइटी है। आप देखिए, प्रोटेस्टेंट जब मौका मिलता है कैथोलिक कन्वर्ट करता है, कैथोलिक जब मौका मिलता है प्रोटेस्टेंट कुछ कन्वर्ट करता है। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट एक दूसरे के चर्च में जाके प्रेयर फादर पास्टर नहीं ले सकता है। वैसे सिया सुन्नी का मुल्ला मौलवी एक दूसरे के चर्च में, मॉस्क में जाकर प्रेयर नहीं कर सकते। अच्छा। तो फंडामेंटली डिवाइडेड सोसाइटी है, बट दे आर ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। अच्छा, तो हम एक्चुअली ऑर्गेनिकली यूनाइटेड सोसाइटी, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी नहीं है। अच्छा। इसको भी सिंपल आप जानते हैं, मैं बोलता हूँ यूनिटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या वर्ब है। तो यूनिटी को ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा। तो मॉडर्न टाइम में हम हिंदू लोगों ने, जितना बड़ा हमारा डाइवर्स हिंदू समाज है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने उतना एफर्ट्स नहीं किया। हमें और बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे जी। ये सबसे बड़ा हमारा वीक पॉइंट है। लोगों को कंफ्यूज क्या करते हैं, यूनिटी को ऑर्गेनाइजेशन से संबंध लेते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें, जिसको मैं एनालॉजी में बोलता हूँ, मैं अपने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में मैं देता हूँ जी। हम 2 लड्डू देते हैं, सॉफ्ट लड्डू है ना, जिसको मोतीचूर का लड्डू है। हाँ। मोतीचूर का लड्डू इज ए प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिंदू सोसाइटी। ठीक है ना। ओके। यूनाइटेड है, लेकिन दूसरे लोग खा जाते हैं। अच्छा, खा जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल है। हमें क्या करना है, हमें इसी सॉफ्ट लड्डू को हार्ड लड्डू में कन्वर्ट कर। जो आप मुंबई वाले हैं तो आपको देखो मुंबई में कड़क लड्डू मिलता है। तो मैं रियली आपको डब्बा में बंद करके दोनों लड्डू वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के सभी डेलीगेट्स को देता हूं कि देखो प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिंदू सोसाइटी मोतीचूर का लड्डू है ना। हमें फ्यूचर हिंदू सोसाइटी कैसा बनाना, कड़क लड्डू जो हार्ड हो, एक बड़ा हो, है ना। ये दैट इज द फ्यूचर विजन ऑफ हिंदू सोसाइटी। इसीलिए वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हम सारा एफर्ट्स करते हैं। तो सर प्लीज टेल अस अबाउट वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस। आप इसके फाउंडर हो। हाँ। इसके ध्येय क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके एक्टिविटीज क्या है? देखो, पहला देखो, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म है। ये ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमने डेवलप नहीं किया। प्लेटफॉर्म, हम प्लेटफॉर्म है। और हमने रियलाइज किया, हम सब लोगों ने जो कि देखो कोई भी समाज जो है ना, कोर स्ट्रेंथ एरिया पर फोकस नहीं करेगा ना, तो ग्रोथ नहीं होगा। आज के दुनिया में उसको कोई पूछेगा नहीं, स्ट्रेंथ भी नहीं मिलेगा, रेस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा, है ना। पहला कोर एरिया किसी भी समाज का तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अगर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको कोई पूछेगा नहीं। हम बार बार यहूदियों की बात करते हैं ना अपने एग्जाम्पल में, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। दैट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ट्रांसलेट इन देयर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी इजराइल था, और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ दुनिया भर में विजिबल है ना। जी जी। आज दुनिया में हर जगह चीज को मेजर किया जाता है इकोनॉमी से, किसकी बड़ी इकोनॉमी है। हाँ। तो हिंदू समाज 2300 साल तक लड़ते रहा ना। अलेक्जेंडर से लेकर हमने ग्रीक, सिथियन, पार्थियन, कुषाण,
सब खून सबसे लड़े, फिर अरब, तुर्क, मंगोल, बाकी सबसे लड़े, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश सबसे लड़े ना। 2300 साल लड़े। 23 साल में देखोगे आप, कैलकुलेट करोगे तो 113 जनरेशन हम लोग लड़े हैं। 113 जनरेशन हम लोग लड़े हैं। तो ये लड़ाई में हमारे पूर्वज इतना सरप्लस वेल्थ क्रिएट करते थे कि लड़ाई फंड होती थी। सब जानते हैं, ओपन हमारा नहीं है। प्रोफेसर एंगुस मैडिसन ने वर्ल्ड इकोनॉमी, द हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी लीनियर पर्सपेक्टिव और डेटा प्रेजेंट किया वर्ल्ड इकोनॉमी लीनियर पर्सपेक्टिव में कि हम भारत के हिंदू फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक के आसपास हम लोग 33% वर्ल्ड जीडीपी प्रोड्यूस करते थे। यानी जब इस्लामिक अटैक होना शुरू होता है, हम डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, जिसको मोहम्मद बिन कासिम वगैरह के बाद से। फिर मुगल आते हैं तो और शार्प डिक्लाइन होते हैं। 15th सेंचुरी के बाद शार्प, जब ब्रिटिश आते हैं और बहुत शार्प डिक्लाइन हो जाते हैं। शार्प देखो कर्व ऐसे आ जाता है। अगर उस समय फर्स्ट सेंचुरी 15th सेंचुरी का कैलकुलेट करोगे, हम 33% है ना। फिर दुनिया के हिंदू, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सब भी हिंदू थे, बौद्ध थे, जो अपने लोग थे। अगर उस सबको कैलकुलेट करो, जोड़ोगे तो हम लगभग 49% वर्ल्ड जीडीपी प्रोड्यूस करते थे जी। तो ये जीडीपी जो हम प्रोड्यूस करते थे, यही हमारे समाज के स्ट्रेंथ में रिफ्लेक्ट करता है, चाहे लड़ाई में हो, चाहे हमारे मंदिर वगैरह में, समाज का लाइफ, एजुकेशन में, हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करता था। आज देखिए, हम वर्ल्ड के 16-17% वर्ल्ड पॉपुलेशन है। भारत और भारत के बाहर वाले सारे हिंदू जोड़ लो तो वी आर नॉट मोर देन 4% वर्ल्ड जीडीपी, है ना। और दुनिया के हर समाज बिजनेस इकोनॉमी पर ध्यान दे रहा है ना। हमारा पूरा फोकस रिलीजियस फोकस था। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द रिलीजियस फोकस, लेकिन मेरा कहना कि यहाँ से स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा आपको, स्ट्रेंथ आएगा इकोनॉमी से। तो उस पर फोकस करने में हमने वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम बनाया और उसके लगभग दुनिया भर में पहले कॉन्फ्रेंस हमने किए ना। हमने हांगकांग, बैंकॉक, एज पार्ट वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, दिल्ली, लंदन 2015, 16 लॉस एंजल्स, 17 हमारा कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन अफ्रीका। फिर 18 शिकागो एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, 19 मुंबई में किया था। 20th में हमारा वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम हेग में होने वाला था, कोरोना के कारण से कैंसिल हो गया। और हमने रीजनल कॉन्फ्रेंस 2 बार कुआलालंपुर में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में, 2 बार अफ्रीका में, केन्या, डरबन, यूएसए में, लंदन में भी रीजनल कॉन्फ्रेंस। तो ये हर साल होता है? हाँ, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम रेगुलर होता है। तो ये सब एक्टिविटी हम करते हैं कि हिंदू समाज पहला चीज़ बिजनेस इकोनॉमी में मिल करके आगे बढ़े, जिसको कहते हैं ना, जो 4-5 कोर एरिया जिस पर हम फोकस करते हैं, ग्लोबल मार्केट एक्सेस, अफोर्डेबल कैपिटल की अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट का इंटीग्रेशन, प्रमोटिंग यंग लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप, एंड 5th इंपॉर्टेंट पार्ट है, 6th है कि हिंदू बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए इस देश में। अनफॉर्चुनेटली पार्ट क्या है, वेल्थ जनरेटर है, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, उसको रेस्पेक्ट नहीं है। तो कोई भी देश अगर बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये फोकस वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का होता है, जो रेगुलरली होता है। उसका दूसरा कंपोनेंट है एजुकेशन का। तो जो हिंदू एजुकेशन बोर्ड चलाता है ना, और एकेडमिया का है, वर्ल्ड एसोसिएशन हिंदू एकेडमिशियंस का 2 पार्ट है कि एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए ना, नॉट जस्ट रिलीजियस एजुकेशन। मैं मेन स्ट्रीम बोल रहा हूँ, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिस्ट्री। ये हिंदू समाज के सामने जो चैलेंज है एकेडमिया एजुकेशन, इस पर हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, गवर्नेंस सिस्टम क्या होना चाहिए, फैकल्टी ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, कैंपस इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, है ना। इन सब चीज़ों, स्ट्रेटेजिक चीज़ पर फोकस करता है एजुकेशन की। क्या ये जो एकेडमिक जो आपका फोकस है वो ग्लोबल फोकस है या इंडिया का? नहीं, भारत, क्योंकि 90% हिंदू लोग भारत में हैं, तो भारत में है, लेकिन भारत से बाहर भी है। ऐसा नहीं कि भारत में, हम दुनिया का फोकस करते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से भारत फोकस ज़्यादा रहता है। एकेडमिया का फोकस है कि देखो, आपने सब देखा होगा, 3 साल कोरोना टाइम में डिसमेंटलिंग हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस का सर्कुलेट हो रहा था। उसमें 900 एकेडमिक्स लोग सिग्नेटरी थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया में पोस्ट सेकेंडरी वार, जिसको कहते हैं पोस्ट सेकेंडरी वार, जो वेस्ट ने, जिसको कहते हैं ना, टर्फ गेम चेंज कर दिया, है ना। टर्फ गेम चेंज कर दिया उन्होंने। डिपार्टमेंट रिलीजियस स्टडी हर जगह शुरू कर दिए, और उसमें उन्होंने अपने स्कॉलर बनाए ना। आप देखो, वेस्ट के, अमेरिका, यूरोप के डिपार्टमेंट रिलीजियस स्टडी में क्रिश्चियनिटी पढ़ाने वाला क्रिश्चियन फादर या प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है ना। इस्लाम को पढ़ाने वाला प्रैक्टिसिंग इस्लाम का है ना। जूजाइज्म को पढ़ाने वाला प्रैक्टिसिंग जूस है ना। किंतु हिंदू को पढ़ाने वाला एक भी प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है। क्यों? कि हमने हिंदुओं का जो भारत होम टर्फ है ना, घर है ना, यहाँ हमने वो नॉलेज प्रोड्यूस करने वाले स्कॉलर पैदा नहीं किए ना। तो हिंदू को पढ़ाने वाले सारे एंटी हिंदू, जो हिंदू को सबवर्ट करने वाला ही प्रोफेसर है ना। तो ये टर्फ गेम मैं बोलता हूँ
कि भी आपने हॉकी में पहले ग्रास पर खेलते तो हम गोल्ड मेडल जीतते थे, जब एस्ट्रो टर्फ आ गया तो हम लूजर हो गए ना। तो वैसे उन्होंने डिपार्टमेंट रिलीजियस स्टडी खोल करके टर्फ गेम चेंज कर दिया और हम आउट हो गए। तब इन सब चीज़ों को करने के लिए 2 काम है कि हमें, क्योंकि मैं जैसे राजू मल्होत्रा ही बात करते हैं कि अमेरिका हैज बिकम नॉलेज प्रोड्यूसर ऑफ द हिंदू और वी हैव बिकम डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। तो हमें होना चाहिए कि भारत हिंदू के बारे में नॉलेज प्रोड्यूसर हो ना, बिल्कुल, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो। लेट देम बी डिस्ट्रीब्यूटर। अब उसके लिए करने के लिए हमने क्या किया, आपने देखा भारत में हिंदू स्टडी नहीं होता था, नहीं होता। हमने एमए हिंदू स्टडी भारत में करने के लिए अपनी टीम बनाया, वाइस चांसलर से काम किया, एमए हिंदू स्टडी का मल्टी डिसिप्लिन बहुत अच्छा कोर्स बनाया, यूनिवर्सिटीज को रिक्वेस्ट किया, उन लोगों ने अपने बोर्ड ऑफ स्टडी बनाया, एकेडमिक काउंसिल बनाया, वहाँ पास कराया, फिर हमने फैकल्टी ट्रेनिंग की। फैकल्टी ट्रेनिंग करने के बाद वो सब लोगों यूनिवर्सिटी ने क्लासेस शुरू कर दिए, फिर यूजीसी ने इसको अप्रूव कर दिया। आज यूजीसी में अप्रूव्ड कोर्स एमए हिंदू स्टडी कोर्स है ना, लगभग 22 यूनिवर्सिटी में एमए हिंदू स्टडी कोर्स। कौन सी टेक्स्ट बुक यूज होती है? हमने अभी टेक्स्ट बुक बना रहे हैं, ये बात है। हाँ, ये चैलेंज है कि क्योंकि इसका कोई टेक्स्ट बुक था नहीं ना, तो हम लोगों ने इसको कैसे सिलेबस बनाया है। देखो, पहला हमने बनाया हिंदू प्रिंसिपल क्या है, हमने इसको जैन, बौद्ध, सिख, सनातनी, आर्य समाजी इस सेंस में नहीं बनाया। जो फंडामेंटल हिंदू प्रिंसिपल है उसको हमने कहा एक सेमेस्टर हिंदू प्रिंसिपल्स पढ़ो, है ना। फिर दूसरे बाद हमने कहा हिंदू मेथोडोलॉजी पढ़ो। क्या है कि मेथोडोलॉजी के नाम पे सारे वेस्टर्न लोग मेथोडोलॉजी पढ़ाते हैं ना, मार्क्सिस्ट थ्योरी है, ग्रामस्की है, हेजेमोनी थ्योरी है, डेरिडा है, सब पढ़ाते हैं। हमने कहा हमारा अभी मेथोडोलॉजी है ना, उसको हिंदू मेथोडोलॉजी के नाम में पढ़ाते हैं। जैसे सांख्य है ना, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, व्याकरण के तो ये हमारी मेथोडोलॉजी है। तो हम लोग, हमारे लोगों को पढ़ना चाहिए, हमारी मेथोडोलॉजी है एनालाइजिंग द नॉलेज, है ना। फिर हमने कहा वेस्टर्न मेथड्स भी पढ़ो, है ना, अपना पढ़ो, अपना मेथोडोलॉजी पढ़ो, फिर वेस्टर्न मेथड पढ़ो, फिर वेस्टर्न मेथड पढ़ के अपने नॉलेज को एनालाइज करो कि क्या सचमुच में नॉलेज प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना जी। फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिसेस है। फिर उसके बाद हमने इसको मल्टी डिसिप्लिन रखा है कि इसके अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स सब पढ़ सकते हैं। तो आपको तो अपने यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करना चाहिए। आप अगर दूसरे यूनिवर्सिटीज में करेंगे तो कंट्रोल फुल नहीं रहेगा। नहीं, देखो क्या होता है, ये तो सिस्टम प्रोसेस की बात है ना जी। मैं जस्ट आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कम्युनिस्टों ने तो कोई भी यूनिवर्सिटी भारत में नहीं बनाया, लेकिन सारे यूनिवर्सिटी पर उनका कंट्रोल है एक्चुअली, है ना। तो हमें अपनी यूनिवर्सिटी बनाना। मैं आपके बात से सहमत हूँ। यदि कोई हिंदू सामने आ जाए, 1000, 2000, 500 करोड़ रुपए अगर कॉर्पस फंड लाए, तो हमारे पास आइडिया, हमने प्रोजेक्ट, हम उस पर भी काम करने की हमें अपना यूनिवर्सिटी खड़ा करना चाहिए, जिसको कि इतने बड़े समाज में वी हैव टू डेवलप एज ए मॉडल, है ना। yes. हमारा पढ़ा हुआ, हमारी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ विद्यार्थी दुनिया के यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए विद्यार्थी को कह सके, जेंटलमैन, व्हाट इज नोन टू यू इज नोन टू मी। भाई, आपको जो पता है ना वो मुझे भी पता है, अब मुझे जो पता है आपको पता नहीं है ना। तो इस तरह का चीज करना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। अगर कहीं से कोई हिंदू ऐसे प्रपोजल लेके आता, हमारे पास थॉट प्रोसेस इस पर थोड़ा बेसिक। कितना कैपिटल लगेगा? स्टार्टिंग में 500 करोड़ तो स्टार्टिंग तो लगेगा। आजकल की इंफ्रास्ट्रक्चर सब महंगा हो गया है, तो स्टार्टिंग फिर वैसा उसका परिदृश्य होगा ना कि इट शुड बिकम रियली मॉडल है जहां तो कम से कम 500 करोड़ से स्टार्ट, कम 1000 करोड़ का बजट होना चाहिए। तो इस पर करना चाहिए जी। साथ साथ अपना बनाने के साथ साथ सारे भारत के अंदर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी, ये भी अपने यूनिवर्सिटी है भाई जी। अपने ही लोग हैं। हमें वहां पर भी जाकर के थॉट प्रोसेस से अपने सारी पढ़ाई करना चाहिए। वहां का जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो सिलेबस चल रहे हैं, जो मार्क्सिज्म हर जगह घुसेड़ दिया उन लोगों ने, है ना, उसको सिलेबस सिस्टम को क्लीन करना चाहिए। नहीं तो क्या है, अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप, इकोनॉमिकली पावरफुल, मिलिट्री पावरफुल देश आज डिक्लाइनिंग हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में ही मार्क्सिस्ट लोगों ने घुस करके उनके अमेरिकन एकेडमिक पर कब्जा करके अब उन्हीं के द्वारा अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रोसेस भारत में भी शुरू हो गया। तो इसको रोकना है, उसको क्लीन अप करना है। हमें जेएनयू जैसे सारे यूनिवर्सिटी को नहीं बनने देना। जेएनयू, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि जेएनयू से हमारा कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन वहाँ सोशल साइंस के डिपार्टमेंट वगैरह जो जैसे आप सब जानते हैं, जेएनयू का साइंस वगैरह डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, दे आर डूइंग वंडरफुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे ये जो सोशल साइंस के डिपार्टमेंट, जो वायरस सब जगह घुसा हुआ, इसको क्लीन करना अपने सारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में, सिलेबस वगैरह क्लीन करके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा हिंदू एजुकेशन बोर्ड एंड वर्ल्ड एसोसिएशन हिंदू एकेडमिशियन काम करता है। ओके। चौथा चीज है मीडिया, जिसको मैं बोला ना कि इकोनॉमी, एजुकेशन। तीसरा मीडिया है ना। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं मीडिया के बारे में कहा था, वन हु कंट्रोल द कम्युनिकेशन कंट्रोल द माइंड ऑफ द पीपल, है ना। एंड वर्ड्स आर द न्यू वेपन एंड सैटेलाइट्स आर द न्यू आर्टिलरी, है ना। ये शब्द है ना हमारे। किसी पुराने ने किसी ने कहा
पुराने जमाने, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तोप मुखातिब हो अखबार निकालो। उस जमाने में अगर तोप से आपको लड़ना तो अखबार निकालो, है ना। हाँ। 70-80 साल 100 साल पहले की बात है। तो आज के जमाने में क्या, परसेप्शन बिकम रियलिटी, और मीडिया परसेप्शन क्रिएट करता है जी। आप देखिए भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है ना, पावरफुल गवर्नमेंट है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, पावरफुल गवर्नमेंट है, लेकिन वो सीए लेकर आए, फाइनली उनको विड्रॉ करना पड़ा। क्यों? मीडिया में ऐसा नैरेटिव बना दिया कि ये एंटी मुसलमान है, जबकि भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। कि फॉर्म ला इतना फार्मर के फेवर में था, 95% फार्मर फेवर कर रहे थे, हैंडफुल लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड फार्मर विरोध कर रहे थे, लेकिन मीडिया ने ऐसा सपोर्ट किया, वातावरण बना, फाइनली दे हैव टू विड्रॉ। तो ये क्या मीडिया की चीज ताकत है। और मीडिया में देखो, मीडिया में केवल न्यूज मीडिया नहीं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल। इसलिए मैंने कई बार बार कहता हूँ, मेरा शब्द नहीं, मेरा रिसर्च नहीं है, प्रोफेसर धीरज शर्मा का रिसर्च है, जो IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर थे, आजकल IIM रोहतक के डायरेक्टर है। उन्होंने बॉलीवुड पर रिसर्च किया, मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, और भी सब सिनेमा का अलग स्थिति है। कि बॉलीवुड के बारे में कहते हैं कि देखो, भारत के अंदर उन्होंने 1960 से लेकर 2010 तक के 250 मूवीज जो बॉलीवुड अध्ययन किया। अब बोला कि देखो कैसे स्टीरियोटाइप पैदा करते हैं बॉलीवुड मूवी। कहते हैं कि 62% जो करप्ट पॉलिटिशियन जो बॉलीवुड में है उसका ब्राह्मण सरनेम है। अच्छा। तो ब्राह्मण को विलिफाइड करते हैं ना, वहाँ स्टीरियोटाइप करता है। फिर 68% जो करप्ट बिजनेसमैन है बॉलीवुड में उसका बनिया सरनेम है। अच्छा। तो मैं तो अपने बनिया बंधुओं को बोलता हूं कि आपके पैसे से आपकी सारी कम्युनिटी को विलिफाइड किया जा रहा है, सबवर्ट किया जा रहा है, और आप क्लैपिंग कर रहे हो, आप पैसा भी दे रहे हो, है ना। क्योंकि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा उन्हीं का पैसा लगा है। तीसरा चीज है, वो बोलते हैं कि मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए भी है, हम लोग सब लोग भारत में सिखों के ऊपर जोक मारते हैं ना, सरदारों के ऊपर सिख नहीं कि सरदार के जोक मारते हैं। हम लोग को अब समझ में आया कि कहां से ये जोक आ रहा है। अच्छा। ये बलिदानी गुरुओं की परंपरा है, 10 गुरुओं की बलिदानी परंपरा है ना, ये सारी लड़ाई, लेकिन सिखों को बॉलीवुड ने जोक बना दिया। बॉलीवुड ने बनाया जोक बना। उन्होंने कहते हैं 74% सिख कैरेक्टर इन द बॉलीवुड इज लाफेबल, है ना। अच्छा। और वहां से आम समाज में सिप करके आता है। आप देखिए 84% मुस्लिम कैरेक्टर, कहते हैं माफिया भी होगा, दंगा करने वाला होगा, गुंडा होगा, लेकिन उनको पायस के रूप में प्रमोट किया जाता है ना। आप देखो शोले मूवी को देखो, जिस गांव में शोले हो रहा है, एके हंगल, एके हंगल का कैरेक्टर है, उस गांव में अकेले मुस्लिम है, लेकिन उनको क्या नमाजी बड़ा बताया जा रहा है। और तो और बिजली नहीं है, लेकिन नमाज जो है ना माइक से हो रहा है, तो माइक से हो रहा है। देखो इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे ये लोग क्रिएट करते हैं। अभी गुजरात के संबंध में मैंने फिल्म नहीं देखा, गुजरात के 71 या 65 वार से रिलेटेड कोई मूवी है। अच्छा। कि वहां पर जब हमारी हवाई पट्टी पर उन लोगों ने पाकिस्तानियों ने बम्बिंग करके तोड़ दिया था, तो गांव के महिलाओं पुरुषों ने मिलकर, स्पेशली महिलाओं ने मिलकर के रिपेयर किया था। अच्छा। उसके ऊपर शायद कोई मूवी है। आज उस मूवी में कोई एक नोरा फतेही कोई है हीरोइन, उसको भी डाल दिया, और वो मुसलमान है और वो अल्लाह के नाम पर लड़ रही। वहाँ कोई लेना देना उसका नहीं था। जैसे मिशन मंगल में कहीं पर भी मुसलमान कोई साइंटिस्ट नहीं थी, लेकिन अक्षय कुमार का जो मूवी है उसके अंदर मुस्लिम महिला को ऐसा डाल दिया जैसे साइंटिस्ट। अच्छा। मैंने भी देखा नहीं, मुझे लोगों ने बताया, डाल नहीं दिया। उसमें ये भी बता दिया कि उस मुस्लिम महिला को हिंदू लोग किराए पर घर नहीं देते हैं। अच्छा। तो ये सब चीजें क्या है, आप निगेटिव पोर्ट्रेल करते, हिस्ट्री को टोटली गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हो, एक कम्युनिटी को स्पेशली प्रिविलेज देकर के उसको प्रमोट करते हो। तो ये सब बॉलीवुड का कैरेक्टर है, तो हमें इस पर भी काम करना होगा ना। जी बिल्कुल। तो ये भी काम का हिंदू मीडिया फोरम का काम है। देखो भारत में आ गया, कश्मीर फाइल आया, फिर केला स्टोरी आ गया, अब इकोसिस्टम आ रहा है ना, कि जो सही पर्सपेक्टिव लेकर के, ट्रू पर्सपेक्टिव लेकर के नेशनलिस्ट मूवमेंट मिलते हैं, उनका भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं ना। और मैं तो आज भी सपोर्ट करता हूँ, बाइकाट बॉलीवुड का सपोर्ट करता हूँ। जो ऐसे बॉलीवुड में निगेटिव काम करते हैं उस पर हमें बाइकाट भी करना चाहिए, करेक्टिवनेस होना चाहिए। तो ये वन वे पीके की तरह मूवी बनाते रहेंगे ना। तो ये मीडिया का काम है, जिसके अंदर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल है, सोशल मीडिया है, कॉमर्स मीडिया एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी मीडिया, इन सब चीज़ों पर मीडिया का काम करते हैं। अच्छा। चौथा चीज है पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है, जिसको वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक फोरम ऑर्गेनाइज करता है। ओके। इसका होल पर्पस है कि भारत से बाहर
जो दुनिया में हिंदू लोगों को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, है ना। हाँ। मैं बार बार अपने लेक्चर में कहता हूँ, हम लोगों ने पॉलिटिक्स में क्या है, मंथरा सिंड्रोम डाइजेस्ट कर लिया है। मंथरा सिंड्रोम, हाँ, मंथरा सिंड्रोम। मंथरा क्या, कैकेयी की सेविका है ना, दासी है जी। तो एक घोषणा होता है कि कैकेयी भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, तो कैकेयी के पास ये न्यूज़ लेकर के मंथरा जाती है। कैकेयी बहुत खुश होकर के कंगन उसको देती, तुमने अच्छा न्यूज़ दिया है। लेकिन मंथरा नाराज हो जाती है कि मूढ़मती, तुम्हें अकल नहीं है, राम राजा बने या भरत राजा बने, मेरा तो स्टेटस नहीं बदलेगा। वहाँ शब्द है तुलसीदास ने का, कोई हो ही हमें क्या हानि, कोई भी राजा बन जाए मेरा स्टेटस बदलने वाला नहीं है, ये स्टेटस तुम्हारा बदल जाएगा ना। तो ये जो है ना मानसिकता को हिंदू समाज में ज़्यादा है। हम बिजनेस करते हैं, इसलिए कई जगह मुसलमान हमें कहते हैं हम बनिए हैं ना, और बाकी चीज़ हम नहीं फोकस करते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने लोगों को, यूथ को स्पेशली, हमें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। एमएलए, एमपी, काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्लोमेट, पॉलिसी में हमें बैठना चाहिए दुनिया भर में ना। नहीं तो क्या होगा, अफ्रीका में हमारे गुजराती लोग थे, अच्छा पैसा कमाते थे, पॉलिटिक्स में नहीं थे, बाहर निकाल दिया। फिजी में और जगह हम लोग अच्छे थे, लेकिन हम मिलिट्री में नहीं थे, पॉलिसी फ्रेम में नहीं, तो हमें निकाल दिया। तो ये निकाल दिया जाएगा। हमें हिंदू समाज का इंटरेस्ट को सेव गार्ड करने के लिए भी हमारे लोगों को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। और पॉलिटिक्स में जाने के लिए आपको केवल कहने से नहीं होगा, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम, इनकरेजमेंट, है ना, वोटिंग का, फंडिंग का, वॉलंटियर सपोर्ट डेवलप करना चाहिए। ये सारा चीज़ हम करते हैं। और हम कहते हैं हिंदू किसी भी पार्टी में हो, लेकिन हिंदू इशू पर आइडियोलॉजिकली कम एक साथ आकर के हिंदू इशू पर तो काम करना चाहिए और प्राउडली अपनी आइडेंटिटी को बताना चाहिए। और ये अच्छी चीज़ है कि अब देखो, काफ़ी समय से एक समय था कि बॉबी जिंदल का परिवार हिंदू था, लेकिन वो अमेरिका में ईसाई बन गया पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन उसी अमेरिका में विवेक रामास्वामी प्राउडली हिंदू के में खड़ा हो रहा है। अभी 15-20 दिन 17 दिन पहले 15 अगस्त को ऋषि सुनक ने मैं हिंदू हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, हिंदू पॉलिटिशियन को पब्लिक स्पेस में आके हिंदू के रूप में काम करना चाहिए और शो भी करना चाहिए अपनी आइडेंटिटी, जिससे कि सब लोगों को मोटिवेट होते हैं। चौथा काम करते हैं। अच्छा, पांचवा जो काम करते हैं, हिंदू स्टूडेंट्स यूथ नेटवर्क, जो यूथ कॉन्फ्रेंस करता है। इसका है कि भाई फ्यूचर जनरेशन को आप ट्रेन नहीं करोगे तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर जो सबवर्शन का इफेक्ट हो रहा है ना, जैसे मार्क्सिस्ट सबवर्शन का, एकेडमिया का, इंस्टीट्यूशन से, और जो बॉलीवुड जैसे स्टीरियोटाइप पैदा किया जा रहा है, यूथ इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि लाइक अ डिसलाइक, एग्री डिसएग्री, यू आर गोइंग टू फेस द फ्यूचर, है ना। अगर आप अपने आप को तैयार कर लोगे तो अच्छी तरह से फेस कर लोगे। अगर नहीं तैयार करोगे फ्यूचर जनरेशन को, जैसे हमारे समाज क्या है, अपने रेस में दौड़ रहा है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, 2 जनरेशन में सारी प्रॉस्पेरिटी आपकी लॉस्ट हो जाएगी ना। आप जानते हैं ना, देखिए अमेरिका 2 जनरेशन में डिक्लाइन होने लगा, इंग्लैंड सेकेंड वर्ल्ड के बाद डिक्लाइन होने लगा। क्यों? कि सारा जनरेशन पब गोइंग जनरेशन हो गया, है ना। मैं वो थॉमस फ्रीडमैन की बहुत अच्छी फेमस कोट है जो उसने अपने वर्ल्ड इज फ्लैट में लिखा है। थॉमस फ्रीडमैन ने बिल गेट्स से पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ चाइना। वो 20 साल पुरानी बात है। तो बोलता है, द ब्रिटनी स्पीयर ऑफ चाइना इज बिल गेट्स। जनरली चाइनीज लोगों का रोल मॉडल ब्रिटनी स्पीयर को होना चाहिए उस समय की पॉप सिंगर थी, बट सी इज नॉट द रोल मॉडल ऑफ चाइनीज। द सक्सेसफुल बिल गेट्स इज द रोल मॉडल ऑफ चाइनीज, है ना। फिर पूछता है व्हाई अमेरिका इज डिक्लाइनिंग, तो बिल गेट्स कहता है, बिल गेट्स ऑफ अमेरिका इज ब्रिटनी स्पीयर, है ना। मैं अमेरिकन का रोल मॉडल होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं हूँ, ब्रिटनी स्पीयर, इसलिए अमेरिका डिक्लाइन। तो हमें अपने फ्यूचर जनरेशन को देखना है कि एज ए फ्यूचर लीडर यू हैव टू सेलेक्ट योर रोल मॉडल ना। ये बॉलीवुड आपके रोल मॉडल नहीं हो सकते तो इन सब चीज़ों को लेकर यूथ का काम करते हैं। उनके भी रेगुलर कॉन्फ्रेंस की यूथ को एज ए इकॉनमी, एजुकेशन, एकेडमिया, मीडिया, पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स, इन सब एरिया पर पढ़ना है, समझना है और लीडरशिप डेवलप करना, एक्टिविज्म करना, जैसे कि वो फ्यूचर में वही डिग्निटी, रेस्पेक्ट सा दुनिया में रह सकते हैं। छठा हमारा काम है वीमेन का, है ना। वीमेन का हिंदू वुमेन फोरम करता है ना। उसका फोकस है कि भाई देखो, भारत में, दुनिया में 50% लगभग वीमेन है, हमारे समाज में भी हैं, लेकिन हमारे मदर के जनरेशन में महिलाएं तो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन मेरे जनरेशन में और फ्यूचर जनरेशन तो इक्वली टैलेंटेड है महिलाएं। हर फील्ड में, साइंस, टेक्नोलॉजी, किसी भी फील्ड में कम नहीं है, मेडिसिन, बिजनेस, किसी में कम नहीं है। लेकिन आज भी देखो, हिंदू महिलाओं का हिंदू मूवमेंट में पार्टिसिपेशन
कहाँ है? बहुत कम है, बहुत कम है। कि और कौन डोमिनेट करता है? ये बिग बिंदी ब्रिगेड डोमिनेट करता है। हाँ, है ना, वो तीस्ता सिटलवाड़, वृंदावन, वो डेलिबरेटली करते हैं क्योंकि दे नो कि दिस इज फॉर द वेस्टर्न कंजम्पशन। ट्रेडिशनल ड्रेस में महिला बिग बिंदी लगा करके बात कर रही तो सही कहेगी, ये लोग वेस्टर्न मीडिया जो उनका मार्केट है उसको एक्सेप्ट करेगा, उनका मार्केट हो, हाँ मार्केट है। और हमारे लोगों ने अपनी बहनों के लिए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के लिए, कंटेम्प्रेरी समाज में कंटेम्प्रेरी इश्यूज को लेकर कोई प्लेटफॉर्म सपोर्ट सिस्टम नहीं डेवलप किया जैसे हमारी बहनों का डेवलप हो। तो ये हिंदू वुमेन फोरम का इशू है कि जो 50% हमारी महिलाएं हैं जो इक्वली क्वालिफाइड, टैलेंटेड, नॉलेजेबल हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म, इंकरेजमेंट, सपोर्ट सिस्टम देना, सो दैट दे कैन बिकम अ स्पोक्सपर्सन हिंदू सोसाइटी, दे शुड बिकम लीडर, जिसको लीडर बने हिंदू समाज के, और हमारा जो मेन स्ट्रीम समाज की समस्याओं को उस तरीके से बता सके फ्रॉम नॉट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम फेमिनिन पर्सपेक्टिव बता सकते हैं। तो उस पर काम करता है। और एक होता है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल एंड एसोसिएशन फोरम, है ना, अच्छा, जिसका मैं बहुत लड्डू वाला उदाहरण देता हूँ ना, कि हिंदू समाज क्या है, दुनिया भर में जाएंगे तो आप क्या है, रीजनल एरिया में डिवाइडेड, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। हाँ। फिर क्या है, लैंग्वेजेस में है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हमारे अपने एसोसिएशन बने हुए हैं। फिर डिनोमिनेशनल भी हैं हमारे एसोसिएशन, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, BFP स्वामीनारायण, वैष्णव भी हमारे हैं। फिर रिलीजियस ग्रुप भी हैं, मंदिरों के भी ग्रुप हैं। तो ये सब सेक्शन में हिंदू समाज पॉकेट में अपना काम करता है, अलग अलग कार्य करता है। हम क्या कहते हैं कि भाई आप अपने अपने जगह काम कर, अच्छी चीज़ है, कीपिंग अवर फ्लॉक टुगेदर वाली अच्छी बात, लेकिन लेट्स ट्रांसेंड इनटू ए लार्जर हिंदू कॉज फॉर द लार्जर हिंदू आइडेंटिटी एज ए वन। तो उसको हम इस होता के माध्यम से करते हैं। अच्छा। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल एसोसिएशन, होता ये होता है ना, एक्रोनिम है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल एंड एसोसिएशन फोरम। जस्ट टू अंडरस्टैंड के लिए, पर्पस के लिए मैं बोलता हूँ। ये होता शब्द कहाँ से आया जानते हो? वेद से आया है, वैदिक टाइम के हाल में। जस्ट उसका बता रहा हूँ। अच्छा। कि प्राचीन काल में जो 4 पुजारी हुआ करते, बड़े यज्ञ करते थे ना, उसमें 4 पुजारी हुआ करते। चीफ प्रिस्ट होता था ब्रह्मा, उसका नाम कहते ब्रह्मा। एग्जीक्यूटिव चीफ होता था, उसको कहते अध्वर्यु। और रियली जो हवन करता था, होता है ना, होता वहां से होता था, है ना। और उसी कारण से आहुति शब्द बना है, हवन करने वाला, है ना। और हिंदी में होता शब्द भी वहीं से आता है, होता है हैपनिंग, तो वहां से लिया हुआ है कि अल्टीमेटली उद्देश्य कि हिंदू समाज जो सॉफ्ट लड्डू है इसको हार्ड लड्डू में कन्वर्ट करना है। तो ये 7 पैरेलल कॉन्फ्रेंस रेगुलरली कहीं ना कहीं होते रहते हैं। अच्छा। और 4 साल में इकट्ठे हो जाते हैं, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस बन जाते हैं, टू शो द स्ट्रेंथ, द लार्जर हिंदू पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग, चैलेंज, सॉल्यूशन फॉर द हिंदू सोसाइटी के बेटरमेंट के, जिसको कल्चरल, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट, एंड लार्जर टू शो द समाज वर्ल्ड की हिंदू सोसाइटी इज 1/6 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, यू कैन नॉट इग्नोर। जी। नाउ सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक जो हमारा है वो यंग पीपल है। या और मैं देखता हूं कि जैसे आपने कहा कि द यूके बिकेम अ पब गोइंग सोसाइटी, वी आर बिकमिंग अ पब गोइंग। आई फुली एग्री विद यू। पूरा हो रहा है, आवर यूथ आर रूटलेस, यस, डिरासिनेटेड। सो हाउ डू वी चेंज दैट? व्हाट इज द इंपैक्ट दैट? नहीं, क्या है कि आप, हमने जब से शुरू, पहला चीज तो क्या किया हमने कि अक्रॉस द वर्ल्ड, जगह जगह जहां संभव हो सका, जहां हमारी ताकत है, ऐसा कोई अनलिमिटेड ताकत हमारे पास भी नहीं है, जी, कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस में हमने हिंदू स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू यूथ ऑर्गेनाइजेशन कैंपस में शुरू कर दिया। वहाँ से उन्हीं से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उस पर डिस्कशन, डेलिब्रेशन करके वहाँ से डेवलप करते हैं। और फिर उनको एक ग्रुप में बना करके उनको बोलता हूँ कि लार्जर जो इश्यूज है ना, उस पर आप डिस्कस, डेलिब्रेट कीजिए, वहाँ से डेवलप कीजिए, क्योंकि अभी आप अवेयर होंगे तो फ्यूचर में होगा, है ना, लीडरशिप डेवलप होगा। तो उस पर काम करते थे। एक छोटा सा वर्क धीरे धीरे अक्रॉस द वर्ल्ड है, छोटा सा, आई एम नॉट टॉकिंग बहुत बड़ा, छोटा सा वर्क जिसको खड़ा होने लगा है। हमें इस ट्राइब को, जिसको कहते हैं ना, जो फ्यूचर हमारा हिंदू लीडरशिप है, जो यूथ है ना, जो वैल्यू सिस्टम पर इंटैक्ट है, स्ट्रांग है ना, जो ग्राउंडेड है ना, नॉलेज में, विजडम में, वैल्यू सिस्टम, ये ट्राइब को हमें मैनिपुलेट, जिसको कहते हैं, सॉरी आई एम यूजिंग मैनिपुलेट वर्ड, इसको मैग्नीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में आए, जिससे कि हमारा समाज फिर वही जो वेस्टर्न जो ट्रैप है, जो पब गोइंग जनरेशन, जिसको कह सकते हैं अप्रूटेडनेस, जिसको सेल्फ एलिनेटेड नहीं हो। हाँ। इसमें हमें, मैं बोलता हूँ सभी हिंदू समाज के संगठनों को इस पर बहुत ध्यान देकर काम करना चाहिए। हम लोग एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो थॉट प्रोसेस समाज में नहीं था, उस थॉट प्रोसेस को ला करके काम कर रहे हैं। इस नेटवर्क में बहुत सारे हिंदू संगठनों के यूथ, जिसको कहते हैं चिन्मय मिशन, इस्कॉन, आर्ट ऑफ लिविंग,
गायत्री परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और सभी हिंदू संगठनों के भी यूथ जुड़े हुए हैं। और यूनिवर्सिटी कैंपस में अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसको हिंदू स्टूडेंट काउंसिल से NHSF, जिसको यूके में NHSF है, HSF है, नीदरलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, इंडोनेशिया, सब जगह यूथ इसमें इन्वॉल्व है। कोशिश कर रहे हैं और जितना कर सकते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो जितना हम एफर्ट्स करते हैं रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा समाज 1/6 ग्लोबल पॉपुलेशन है ना, इसमें हमारे समाज को ओवरऑल अभी समाज का फोकस इन्वेस्टमेंट कम है। हमारा फोकस इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रैक्शन वाले चीज़ों पर ज़्यादा है बहुत। तो मेरा निवेदन है कि इस पर एज ए हिंदू समाज को, जैसे हम आज को आगे बढ़ने की कोशिश करें, डेवलप होने की कोशिश करें, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस होने की कोशिश करें, इस पर भी इक्वली हमें ध्यान देना होगा। नहीं तो ये सारा किया हो कराया हुआ मेहनत जो है ना 2 जनरेशन में फिर खत्म हो जाएगा। जी। और एक दूसरी बात है कि अगर आप मीडिया में हिंदुइज्म का पोर्ट्रेट देखेंगे बहुत ही निगेटिव, जैसे आपने कहा, अगर आपको यूथ को अट्रैक्ट करना है, यू टू मेक हिंदुइज्म कूल। या आई फुली एग्री विद, मेक इट कूल। हाउ डू यू मेक इट कूल? नहीं, इसीलिए क्या है, मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू को फैशनेबल, हिंदू पहले चीजें हिंदू वर्ड को फैशनेबल बनाना होगा। हाँ, कैसे करेंगे? कैसे? क्या है कि आपको हिंदू के रूप में जो कंटेम्प्रेरी काम है, हिंदू एज ए हिंदू, हम इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो एज ए हिंदू है ना, नॉट एज ए इंडिक और नॉट एज ए सनातन, नॉट एज ए इंडियन, ऐसे नहीं। आपको हिंदू के रूप में पब्लिक स्पेस में हिंदू को विजिबल, एक्सेप्टेबल एंड रेस्पेक्टेबल बनाना होगा। तो जिसको यूथ की भाषा में इट शुड बिकम ए फैशनेबल एंड कूल वर्ड। जब इकॉनमी, एजुकेशन, मीडिया, पॉलिटिक्स, जो कंटेम्प्रेरी काम हम रेगुलर कंटिन्यूसली करेंगे तो ये फैशनेबल बन जाएगा, कूल बन जाएगा। लेकिन उसके लिए वैसा काम करना पड़ेगा। हमारे समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी हिंदू आइडेंटिटी से रिट्रीट करते हैं ना। हाँ। है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, प्री इंडिपेंडेंस में बात करता हूँ, हिंदू आइडेंटिटी इतना अच्छा था। आप स्वामी विवेकानंद का देखे हैं, फिर उस समय तो मैं बार बार लेक्चर में कहता हूँ हमारे यहाँ कंपनियों के नाम में भी हिंदू थे, है ना। अखबार भले ही आज वो अखबार न्यूज़पेपर एंटी हिंदू हो गया है, लेकिन है ना द हिंदू नाम है ना। फिर देखो हिंदुस्तान स्टील नाम था, आज सेल का नाम ओरिजिनल हिंदुस्तान स्टील था। हाँ। है ना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स था, HMT नाम था, HMT था। आप देखिए मल्टीनेशनल कंपनियां है ना के नाम थे। जिस कैंपस में आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये ओरिजिनली आज ही मुझे पता चला हिंदुस्तान सिबा गायगी का कैंपस था, जो बिना का टूथपेस्ट बनाया करता था। आपको हम लोग विक्स खाते थे, आपको ओरिजिनल कंपनी का नाम रिचर्डसन हिंदुस्तान, है ना। और आज भी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड तो है, यानी हिंदू ओरिजिनली कूल फैशनेबल वर्ड था। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भी सरकारें, उन्होंने हिंदू शब्द को विलिफाइड किया है ना जी, डेमोनाइज भी किया। तो हमारे लोगों ने हिंदू आइडेंटिटी से रिट्रीट करने लगे, है ना। पहले भारतीय आए, फिर इंडिया आए, आजकल तो एक नया वर्ड इंडिक बहुत फैशनेबल। मैं इन सबको बोलता हूं ये डिफिडिस्ट वर्ड है ना, They're trying to avoid the word हिंदू। हाँ, हिंदू है ना। तो मैं इसी चीज को वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के माध्यम से, आपने देखा हमने जितने भी संगठन के नाम है, वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन हिंदू है, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हिंदू है, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम हिंदू है, हिंदू इकोनॉमिक फोरम हिंदू है, हिंदू बिजनेस नेटवर्क हिंदू है, हिंदू एजुकेशन बोर्ड हिंदू है, वर्ल्ड एसोसिएशन हिंदू एकेडमिशियन हिंदू है, हिंदू मीडिया फोरम हिंदू है, हिंदू पोस्ट हिंदू है, वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक फोरम हिंदू है, हिंदू मीडिया वुमेन फोरम हिंदू है, हिंदू स्टूडेंट्स यूथ नेटवर्क हिंदू है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल एसोसिएशन हिंदू है। सभी संगठनों के नाम में हिंदू है। ये संगठन हिंदू नाम से हिंदू के स्पेस में दुनिया के सामने कंटेम्प्रेरी काम कर रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। हाँ। अब ये रेगुलरली हर आदमी, हर समाज का लोग काम करेगा तो ये रियली फैशनेबल कूल वर्ड हो जाएगा। लेकिन जैसे आप रिट्रीट करोगे तो उससे नहीं होगा। ये बहुत लोगों ने सोचा कि यार शॉर्ट टर्म गेन करने के लिए आइडेंटिटी से रिट्रीट किया, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से तो क्या हिंदू बिकम डिफॉल्ट सेटिंग कि हिंदू खराब वर्ड है। हाँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। इसी चीज को हमें चेंज करना है। ये वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का एक इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि इसको रीएस्टेब्लिश करना कि हिंदू इज ए फैशनेबल कूल वर्ड इन द पब्लिक स्पेस, हिंदू के नाम से अच्छा कंटेम्प्रेरी काम करने से। जी, आपने कहा कि बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा हिंदू समाज बहुत स्ट्रांग था। हाँ। बहुत ही सिग्निफिकेंट था। आज़ादी के बाद क्या हुआ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल भी हमारे कल्चर के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। तो इसके कारण से ओवर सेवरल जनरेशंस हमारे बच्चे जो है वी बिकेम कम्प्लीटली एलियनेटेड फ्रॉम आवर कल्चर। उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? देखो क्या है, ऐसा आपको बताऊं कि जैसे देश स्वतंत्र हुआ, हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद थे। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद हुमायूं कबीर हुए, उन्हीं के हैं। फिर आप जानते हैं
मैंने शुरुआत के फर्स्ट सेंचुरी जिसको 20th सेंचुरी वाला जो हम कहते 5 मुसलमान मियाँ एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं। हाँ। हैं मौलाना आज़ाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम छागला, फर्रुखुद्दीन अली अहमद और नूरुल हसन। तो अगर मोहम्मद करीम छागला को थोड़ा टाइमिंग छोड़ो, 4 तो बड़े पॉइजनस एंटी हिंदू लोग थे ना। अच्छा। तो वो लोग जानते थे कि भारत पार्टीशन हो गया, मुसलमानों का अब उतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इस देश को कैसे सबभट करो, है ना। तो सबभट करने के लिए नेहरू का उनको साथ मिल गया, क्योंकि नेहरू भी सेल्फ एलिनेटेड हिंदू थे। हाँ। साथ मिल गया, उन्होंने सारा धीरे धीरे एकेडमिया के अंदर वो सब चीज़ों जिसको कहते हैं ना स्यूडो सेकुलराइजेशन, एंटी सेकुलराइजेशन के नाम पर एंटी हिंदू सारा थॉट, हिस्ट्री, सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन सब बिल्ड करने लगे। फिर जैसे ही कम्युनिस्टों के साथ इंदिरा गांधी के साथ हो गया, फिर इंदिरा गांधी ने तो उनको हैंडओवर ही कर दिया। और पिछले जिसको कहते हैं 60-70 साल में दे हैव कैप्चर्ड द होल थिंग। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा डेंजर चीज़ है, इसी को हमें करेक्ट करना है। हाँ, तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, नीड पेशेंस, धैर्य के साथ काम करना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग उतावले से इधर उधर व्हाट्सएप भेज देते हैं, वीडियो बनाते, इससे काम नहीं चलेगा। ये स्ट्रक्चरल चेंज की है ना, सिस्टमेटिक चेंज इस पर। सेवरल जनरेशन, सेवरल जनरेशन, कम से कम 1-2 जनरेशन तो लगेगा ही ना। अभी तो शुरुआत है भाई। 1-2 जनरेशन जो देखो, हमारे विरोधियों ने जितना मेहनत किया है, कम से कम 50% तो उसका उतना मेहनत करना पड़ेगा ना। तो हम बिना मेहनत सोचते हैं कि नरेंद्र भाई की सरकार आ गई, उसका काम है, सब कर लेंगे। नरेंद्र भाई की सरकार तो आ गई, लेकिन सिस्टम प्रोसेस में तो लोग वही बैठे हुए हैं ना। जी हाँ। आपने कहा कि आपने विवेक रामास्वामी, हाँ विवेक रामास्वामी, उसके बारे में बात की। डू यू थिंक अमेरिका इज रेडी फॉर हिंदू प्रेसिडेंट? देखो क्या है, जैसा जैसा समाज है, एज ए होल अमेरिकन, एज ए होल सोसाइटी, दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट रेडी। लेकिन क्या अगर विवेक रामास्वामी स्मार्ट गेम करते जाएगा, नो बडी नोज, है ना। देखो ट्रम्प की रेटिंग 70% सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, क्यों है? हालांकि ट्रम्प में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, वैसा क्वालिफिकेशन भी नहीं है। और 5 साल, पिछले 4 साल रह करके वो हार भी चुका। लेकिन क्योंकि अमेरिका क्या है, वास्प है, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, यू नो। आप पढ़ो सैमुअल हंटिंगटन की किताब हु आर वी, द ग्रेट अमेरिकन डिबेट में लिखता है हु वी आर वी। वो कहता है ओपनली, छुपाता नहीं है, कहता अमेरिका इज नॉट द कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ सेटलर्स। Who we are early settlers from the British hills. Who we are white Anglo-Saxon Protestant. तो ये ग्रुप बहुत बड़ा है जो भी ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा है ना। बट nobody knows, you know, पॉलिटिकल डायनामिक्स कई बार बहुत फ्लूइड होता है ना। जैसे ऋषि सुनक को भी पार्टी के एमपी लोगों ने तो जिता दिया था प्राइम मिनिस्टर रेस में, लेकिन उसके पार्टी के मेंबर ने उसको हरा दिया। लेकिन फाइनली उनका जो कैंडिडेट बना, वो मेंबर का लीज ट्रस्ट, वो फेल हो गई। फाइनली लाना पड़ा अपने ऋषि सुनक को। वैसे ही स्मार्ट गेम की तरह से स्मार्ट गेम करते जाए, और अच्छे लोगों का, हिंदू समाज के और भी जो समाज में अच्छे लोग हैं, अमेरिकन सोसाइटी, दो प्रैग्मेटिक नॉलेजेबल है ना, जो अमेरिका के फ्यूचर के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि विवेक रामास्वामी विल बी मच बेटर देन ट्रम्प फॉर द अमेरिकन फ्यूचर, है ना। हिंदू हम जहां पर भी गए ना, देखो वी हैव अडॉप्टेड लैंड एज अवर ओन होमलैंड, यू नो। हम ही लोग हैं तो धरती को भारत माता, आप जैसे भारत में कहते हैं भारत माता पूछते हैं, हम जहां पर भी गए हैं, जिस भी देश में गए, उस देश में हमने इकोनॉमी, एजुकेशन, एकेडमिया, कल्चर, हर चीज में कंट्रीब्यूट किया है। तो विवेक रामास्वामी ऐसे यंग ब्राइट कैंडिडेट है, अगर अमेरिकन समाज उसको सपोर्ट करता है, ही विल बी एसेट फॉर अमेरिका एंड ही विल बी बेटर कैंडिडेट देन ट्रम्प टू लीड द अमेरिका इन द फ्यूचर। बट अगर आप अमेरिकन समाज की बात करते हैं, तो व्हाट इज द एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदुइज्म ओवरऑल? अभी भी बहुत सारा इग्नोरेंस है, राइट? क्या है, अमेरिका में ओवरऑल समाज इग्नोरेंट है, लेकिन अमेरिकन जो बहुत लार्जली समाज इग्नोरेंट है। दूसरा चीज, हिंदू समाज के द्वारा भी, एज ए हिंदू मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं विश्व हिंदू परिषद, थोड़ा सा कह सकते हैं वहाँ हिंदू स्वयंसेवक संघ, और कुछ नए जो आजकल संगठन, इन्होंने अपने कम्युनिटी में थोड़ा सा हिंदू समाज को थोड़ा सा लिटिल ऑर्गेनाइज किया है। नहीं तो क्या है, वहाँ तो पहले अमेरिका में आप पोस्ट इंडिपेंडेंस देखो, हिंदू आइडेंटिटी नहीं थी ना, बिल्कुल नहीं थी, है ना। हमारे लोग तो इंडियन कहने से भी
डरते थे ना, अपने नाम भी बदलते थे, आनंद पटेल बिकम एंडी पटेल। आपने देखा, मैंने बहुत लोगों का ऐसे नाम दिया हुआ है। कल्पेन मोदी बिकम कालपेन, एक्टर है। हाँ, तो ऐसे ही हुआ। निम्रता बिकम निकी हेली। हाँ, ऐसे ही हुआ। हमारे लोगों ने जिंदल। हाँ, तो हमारे लोगों ने बदल, क्योंकि वो आइडेंटिटी का प्राइड नहीं था। हाँ। लेकिन पिछले 30 साल से कह सकते हैं 40 साल में संगठन कुछ काम हुआ है, तो थोड़ा धीरे धीरे आइडेंटिटी, हमें हिंदू के बारे में अमेरिकन सोसाइटी को एजुकेट करना है कि वी आर नॉट लाइक एनी अदर इमिग्रेंट हु आर बर्डन ऑन अमेरिका, है ना। हम यहाँ आए हैं टू कंट्रीब्यूट टू अमेरिका, वी आर हियर टू विद जो अमेरिका का जो शेयर वैल्यू उसमें हिंदू कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके साथ आगे बढ़ के अमेरिका को और डेवलप, मजबूत, सेफ अमेरिका बनाएगा। तो इस चीज को लेकर के हमें अमेरिका में हिंदू समाज को, हिंदू संगठनों को कैंपेन करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए अमेरिकन सोसाइटी को। उससे कि हमारा लार्जर एक्सेप्टेंस बनेगा। जो अमेरिकन सोसाइटी इग्नोरेंट है, उनका भी दोष नहीं है, अमेरिकन सोसाइटी का भी दोष नहीं, हमारा भी दोष है। हम हिंदू के रूप में खड़े नहीं होते थे। हाँ। हम हर चीज नाम, हम योग को बेच रहे हैं, है ना, वेदांत को बेच रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि योग और वेदांत जो है ना हिंदू है, हिंदू से आया है। ये कौन सा फिनोमेनन है? लोग कहते हैं कि योग इज नथिंग टू डू विद हिंदुइज्म। क्या है ये सारा है डिफिटिस्ट, डरपोक, कुछ बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े लोग, ये सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, मैंने बोला ना कि ये सब शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म कंप्रोमाइज किया है। एग्जैक्टली। तो शॉर्ट टर्म गेन, पर्सनल शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म कंप्रोमाइज किया है, उसका ये इफेक्ट है। अगर हम शुरू से ही, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, आई एम हिंदू, उन्होंने प्राउडली कहा और हिंदू कहा कि अपने आप को रेस्पेक्ट गेन किया। लेकिन बाद में सभी लोग जो गए, बहुत बड़े बड़े जो लोग गए, और हमारे जो कथाकार, योगा गुरु, आजकल मैं उनको बोलता, कई लोग तो पॉप गुरु भी हैं, पॉप गुरुज हैं, ये लोग जाते हैं, उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आपकी पहले तो हिंदू की विजिबिलिटी नहीं है वहां, तो विजिबिलिटी नहीं तो एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होगी, विजिबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं तो आपको रेस्पेक्टेबिलिटी कैसे मिलेगी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि हिंदू समाज को थोड़ा इसमें फंड लगा करके, एक्टिविस्ट लोगों को जोड़ करके बड़ा कैंपेन करना चाहिए। हु वी आर, हिंदूज आर डॉक्टर, हिंदूज आर इंजीनियर, साइंटिस्ट, है ना, वी कंट्रीब्यूट इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में वी आर कंट्रीब्यूटिंग एंड वी शेयर द अमेरिकन ड्रीम, है ना, एंड वी आर हियर टू एक्सटेंशन अमेरिका। इन चीजों को मैसिव कैंपेन करना चाहिए, है ना। एंड दैट, इसमें मैसिव कैंपेन केवल विवेक रामास्वामी अकेले नहीं कर सकते, सबको करना चाहिए। ये पहला काम होना चाहिए। दैट विल आल्सो हेल्प विवेक रामास्वामी प्रेसिडेंशियल कैंपेन। और दूसरी बात ये है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट एंटी हिंदू मूवमेंट इन द यूएस। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली कुछ लॉज, कुछ बिल्स पास हुए थे। आजकल कास्ट इज बिकमिंग अ फैक्टर इन द यूएस। Why are we unable to? नहीं, कारण क्या है कि देखो, जो एकेडमिया में, हाँ, देखो जो दो तरह के अमेरिका में सोसाइटी है, तीन मैं कह सकता हूँ। एक तो एकेडमिया का लेफ्ट, हाँ, जो मार्क्सिस्ट है, जो इनहेरेंटली एंटी हिंदू है ना, एंड दे आर वेल सपोर्टेड बाय जिहादी इस्लामिस्ट लोग अमेरिका में, और दे आर आल्सो सपोर्टेड बाय इवेंजलिकल ग्रुप जो भारत में कन्वर्ट कर, ये तीनों का कंबाइन हो गया। इन लोगों ने मिलकर के हिंदू समाज के विरुद्ध में सारा कैंपेनिंग, कास्ट लेजिस्लेशन, बहुत सारा कैंपेन कर रहे हैं ना। जी। अब हमें क्या है कि अगेन वही देखा ना कि हमारे लोग हिंदू जो अमेरिका में है, अब तो बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, और हमारा पर कैपिटा, जिसको कह सकते हैं हाउस होल्ड इनकम हाईएस्ट है। जी। लेकिन हिंदू कम्युनिटी के कॉज में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ना। हाँ। तो एक्टिविस्ट जैसे आप जैसे हमारे जैसे एक्टिविस्ट काम करना चाहेगा, तो सब लोग डरते हैं क्या? नहीं, डरते नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है ना, फंडिंग। देखो, ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो ऑर्गेनाइजेशन सब गरीब है। अच्छा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास सपोर्ट नहीं है। सो देयर इज नो फिलैंथ्रोपिक। हाँ, हमारे हिंदू समाज में बहुत हैंडफुल लोग हैं जो फिलैंथ्रोपिक करते हैं। अच्छा। मंदिर के लिए पैसा मिल जाएगा, है ना। हाँ। आप देखो, स्वामीनारायण वालों को खूब मंदिर बना दिया, हमारा उससे मंदिर से विरोध नहीं, हमने तो उनको रिकॉग्नाइज भी किया। लेकिन जब स्वामीनारायण के लोगों पर, वो न्यूयॉर्क के उसी मंदिर पर जब जिसका उद्घाटन होने वाला है, वहाँ जब FBI का रेड हुआ, वहाँ से लोगों को पकड़ के ले गए, तो कोई उनको, जो जिन सीनेटर कांग्रेसमैन के बीच में घूमते थे कि वो लोग हमें सपोर्ट करें, कोई सपोर्ट करने नहीं आया। तो ये जैसे है ना कि स्वामीनारायण के पास पैसा है ना, तो इन सब चीज़ों पर हिंदू समाज का जो क्रिटिकल स्ट्रेंथ है, जहाँ क्रिटिकल स्ट्रेंथ बन सकता है, उस पर काम करना चाहिए। उस पर हम काम नहीं करते हैं। ये पॉलिटिकल नाइविटी क्यों है? बिकॉज मनी कैन बाय यू इन्फ्लुएंस, तो क्यों नहीं होता ये? नहीं, वो क्या है कि वो कल्चर है ना। मैंने बोला कि वो मंथरा सिंड्रोम हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही डाइजेस्ट कर लिया। हमें इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पॉलिटिक्स का उपदेश दिया है ना। वो कहते सर्वे विद्या राजधर्मेषु युक्ता, या राजधर्म जो पॉलिटिक्स है सभी विद्याओं में युक्त है, इसके बिना सारी विद्या
अधूरी है। फिर कहते सर्वे धर्मा राजधर्म सर्वे लोका राजधर्म स्वरूप, यह राजधर्म सभी लोगों में प्रविष्ट है। सभी लोग, घर बाहर, मार्केट, शॉप, बिजनेस, इंडस्ट्री, सब जगह है ना। फिर कहते सर्वे धर्मा राजधर्म, यह राजधर्म सभी धर्मों में प्रधान है, क्योंकि सभी को रेगुलेट, कंट्रोल, मॉनिटर करता है जी। सर्वे पदा हस्तिमत पदे निमग्न, जैसे हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं, वैसे राजधर्म। इसलिए हम हिंदू लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए, इसका मास्टर होना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, हिंदू समाज में इसका फैलाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। इसको इग्नोर करके आपका कोई लाभ होने वाला नहीं, नुकसान ही होने वाला है। और दूसरा चीज, हमारे साधु संत, कथाकार, प्रवचनकार भी टू मच जो है ना हिपोक्रेटिकली हिंदू समाज में रिलीजियसिटी प्रमोट करते हैं। हिपोक्रेटिकली मैं बोलता हूँ। कैसे? झूठ मूठ के राधे राधे गाते चलो आएंगे बिहार, यही चीज करते रहते हैं। इन सब चीजों से ठीक है भजन कीर्तन सही, लेकिन यही टू मच होगा। और स्ट्रेटेजिक विजन, कोई मुझे बता दो कोई साधु समाज में ऐसा कहीं चर्चा होता है कि हिंदू समाज को स्ट्रेटेजिक विजन के लिए इनको ड्राइव करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो सब नहीं है। तो ये थोड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर, वही लोग समाज से रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं ना, इंटरेक्ट करते हैं। हाँ। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखेंगे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अफ्रीका एंड अदर प्लेसेस, वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या प्रेजेंस है हिंदू समाज का? फॉर एग्जांपल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में, साउथ अमेरिका में क्या प्रेजेंस है? नहीं, ऐसा है, नंबर हमारा बहुत बड़ा नहीं। देखो हमारा जो मेन जो पॉपुलेशन है यूरोप में, यूके जिसको आप जानते हैं, हाँ। यूके, दूसरा है हॉलैंड जिसको नीदरलैंड कहते हैं, क्योंकि वो डच कॉलोनी था, सूरीनाम वहाँ से है। हाँ। दूसरा आप कह सकते बड़ा पॉपुलेशन जर्मनी और थोड़ा फ्रांस, यही है। बाकी सब जगह बहुत छोटा छोटा हमारा पॉपुलेशन है। और रसिया और सेंट्रल एशिया के कुछ देशों में ये सब इस्कॉन के जो डिवोटीज, नए हिंदू, जिन लोगों नए हिंदू है, कुछ ईस्टर्न यूरोप में और यूरोप की जगह में हमारे इन लोगों ने जो कुछ पुराने इस्कॉन से पहले जो योगा गुरु जैसे डिवाइन लाइफ सोसाइटी का प्रचार हुआ, उनके कारण से कुछ डिवोटी बने, कुछ वेदांत वाले हुए। हाँ। ऐसे जो हमारे गुरु, फिर लार्जरली हमारे इस्कॉन के लोगों ने काम किया। वैसे अफ्रीका में भी है, अफ्रीका में भी है। तो वही लोग, लेकिन बहुत बड़ी संख्या नहीं है। 3-4 देशों को छोड़कर हर जगह हमारा पॉपुलेशन स्मॉल है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोइंग है। और अगर हम ईस्टर्न एशिया की बात करें, वहां पर तो हमारा बहुत ही पुराना सिविलाइजेशनल आउटरीच है। वहां के लोग पुराने जमाने में हिंदू ही हुआ करते थे, बाद में बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए। हाँ, फिर मुसलमान भी बन गए। हाँ, बाद में मुसलमान बन गए। हमारा उनके साथ कुछ कनेक्शन है। आई मीन, आर वी डूइंग सम आउटरीच? हाँ, नहीं है ना, बल्कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में हमारा सब्जेक्ट ही है ना, रीचिंग टू अनरीच्ड एरिया। इस पर डिस्कशन होगा ना। अच्छा। कि वियतनाम के हिंदुओं को साथ कैसे जोड़ना है, जो हमारे पुराने चंपा सिविलाइजेशन में हिंदू है। लाओस में ढूंढ रहे हैं कि कहीं हिंदू बचा है, कंबोडिया उस समय अब बचे नहीं, लेकिन उनको इंडोनेशिया में बहुत सारे हैं। इंडोनेशिया वाले तो आएंगे। इंडोनेशिया रिवर्ट भी हो रहा है एक्चुअली इंडोनेशिया में। क्या है, देखो क्या है, समझ लो, ये समझना चाहिए। हम लोग थोड़ा हिंदू समाज समझता नहीं है और हम लोग अन्य से हवाबाजी देते हैं। क्या है, जब इंडोनेशिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, इस्लाम में 3 ही रिलीजन को उन्होंने मान्यता दिया। हाँ। हिंदू को मान्यता नहीं दी। हाँ। तो बाय नेम हिंदू हैं, उनको बाय प्रैक्टिस हिंदू हैं, लेकिन ओवरनाइट दे हैव टू डिक्लेयर देयर रिलीजन। तो सब लोगों ने हिंदू, जो नाम से हिंदू थे, प्रैक्टिस से हिंदू थे, उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड में अपना रिलीजन आगमा इस्लाम वहाँ रिलीजन को आगमा बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, आगमा इस्लाम लिखवा दिया। तो बाली वाले तो बच गए, लेकिन जावा वाले, कालीमंथान वाले, इधर उधर जो स्कैटर्ड हिंदू समाज था, वो लोग सब ओवरनाइट मुसलमान बन गए, माने बाय नेम से ना, नेम से। अब वही लोग जब सुहार्तों को जानने के बाद वही लोग धीरे धीरे डेमोक्रेसी आए तो अपने आप को डिक्लेयर करने कि हम हिंदू हैं, तो वही संख्या आ रही है। कोई नया नहीं है। ये हमारे हिंदू जिसको हमारी का हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसके कारण से। हाँ। तो वही लोग आ रहे हैं वापस हिंदू। अभी भी बहुत सारे हिंदू मिलते हैं, उनको पासपोर्ट में लिखा हुआ, बोलते हैं अगर हम आगमा इस्लाम नहीं लिखवाएं तो हमें पासपोर्ट नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन अभी जबकि अब 1959 में हिंदू धर्म वहाँ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो गया था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी सिस्टम तो आप समझते हैं, एक इस्लामिक कंट्री है तो है, लेकिन धीरे धीरे पॉलिसीज, थोड़ा सिचुएशन इंप्रूव हुआ है, लेकिन साथ साथ वहाँ रेडिकलाइजेशन भी इस्लामिस्ट लोगों का बढ़ा है। अच्छा। वो भी एक डेंजर है, चाहे मलेशिया में हो, इंडोनेशिया में, दोनों में बढ़ा है। और अगर आप बुद्धिस्ट कंट्रीज के बारे में बात करें, मेरे अनुसार हिंदुइज्म बुद्धिज्म में फंडामेंटल कोई डिफरेंस नहीं है। सो डू वी हैव एनी आउटरीच विद बुद्धिस्ट? नहीं, मैंने कई बार बुद्धिस्ट लोगों से आउटरीच किया। अच्छा। है ना, मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार धर्मा कॉन्फ्रेंस किया है ना। हाँ। हमने कहा कि
हम एशिया के 5 लोग हैं। हम हिंदू बुद्धिस्ट की केवल नहीं बात करते, क्योंकि कई बार क्या पिछले 100 साल से कम्युनिस्टों ने इतना पॉइजन भी बौद्धों के विरुद्ध में हमारे भर दिया कि हिंदू विल सॉलिड यू ना। हाँ। तो हमने कहा कि भाई ये केवल बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करेंगे तो हमारे बायलैटरल डिफरेंसेस को भी कुछ न कुछ उभाड़ेंगे ना, भड़काएंगे। तो हमने इसको मल्टीलैटरल कर दिया। हमने कहा कि जब एशिया के 5 हम लोग हिंदू, बुद्धिस्ट, सिंतो, ताओ और कन्फ्यूशन है ना, हम सब लोग बेसिकली सब धर्म को मानने वाले ना। ताओ भी वे माने पथ वही मीनिंग है। कन्फ्यूशन का भी बेसिक इथिकल प्रिंसिपल वही है। सिंतो भी हमारा ओरिजिनली सिंतो इज मोर हिंदू देन मोर बुद्धिज्म। आई फुली एग्री विद यू। सिंतो तो हिंदू है, देखो ना, सिंतो का अगर कोई रूट देखेगा ध्यान से, मैं तो आपको सिंधु से जैसे हिंदू बने तो वो भी सिंधु वैसा निकल के आ जाएगा ना। तो वो रूट है। तो इन सब चीज़ों को मैंने कहा कि इनके साथ काम करते हैं। तो हमने एक कॉन्फ्रेंस भी किया था, धर्मा कॉन्फ्रेंस, इन सबको बुलाया था। बड़े लोग खुश हुए। हम चाहते थे कि सब लोग एक एक रोटेट करके कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन वहाँ क्या है कि बुद्धिस्ट समाज में भी इंटरनल डिफरेंसेस बहुत हैं। वो कहते हैं आप करोगे तो हम लोग सब आ जाएंगे, हम करेंगे तो हमारी लोग नहीं आएंगे। है ना। आपको बता रहा हूँ कि बुद्धिस्ट लोगों को 60 साल लगा एक कॉमन बुद्धिस्ट टेक्स्ट बनाने में, है ना। तो लेकिन हमारा वही है कि हम लोग करें तो हमारे पास वैसा ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं तो हम वैसे टैलेंट हायर भी नहीं कर पाते ना। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हमें हमारा फोकस हमें करना चाहिए। अगर समाज के लोग इन सब चीज़ों पर सपोर्ट करते तो हम करेंगे। अभी आपने जैसे कहा कि हम काफ़ी सारा रिट्रीट हो गए, विथड्रॉ हो गए। हमारे आज जो भारतवर्ष है, आज का जो यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें भी काफ़ी यूट्स है कि रिट्रीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का फार ईस्ट, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उसमें से तो इंडिजिनस कल्चर ऑलमोस्ट चला गया है कुछ जगह छोड़ के। उसके बारे में नहीं, देखो क्या है कि देखो ये जो आज तो नहीं चला गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले 100 साल के बाद 100 साल में चला गया। अब हिंदू समाज में हमें काम करना है। देखो अभी मौका है। मेरा मानना है कि जो बड़े बड़े हिंदू बिजनेसमैन हैं, फिलांथ्रोपी, उनको इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए ना, और हिंदू संगठनों को सपोर्ट करना चाहिए। हिंदू संगठनों को नॉर्थ ईस्ट में अच्छा काम करना है। रिट्रीट हुआ, देखो नागा इतने वॉरियर लोग थे। नागा, मैं आपको देखो कुछ नागा अभी भी हैं, बड़े बड़े सीखा रखते हैं। मैं नागालैंड में 90 के मैं घूम रहा था, तो मैं तो सन्यासी तो सीखा नहीं होता सन्यासी का। तो एक नागा मेरे पास आया, वो जेलियांगरोंग जो जेलियांगरोंग ग्रुप से था, वो रानी माँ गाइदिनुली के ग्रुप से था। हाँ। तो तुम हिंदू हो? बोला कि हाँ मैं हिंदू हूँ। तो बोला तुम्हारा सीखा कहाँ है? मेरा तो सीखा नहीं था, वो उसने निकाल के लेकर मेरा सीखा है। तो ये बचा हुआ है। हाँ। तो हमें क्या है, वैसे नागा बहुत लड़ाकू लोग थे, बहादुर कौम थी, है ना। क्रिश्चियनों ने डिलिबरेटली उनको कन्वर्ट कर लिया ना, और आज हमें उनका यूज कर रहा है हमारे विरुद्ध में। नागाओं के कारण से रियली ब्रिटिश अपने आप को बर्मा, थाईलैंड से कनेक्ट नहीं कर पाए, इतना लड़ाई लिए। तो अभी नागा लोगों को बीच में हमें काम करना चाहिए, है ना, जिससे क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस उन पर कम हो। देखो एक बहुत अच्छी किताब है एस.सी. देव का, मुझे याद है, द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ नागालैंड, है ना। बोला कि एक अनरेस्ट का पीछे क्रिश्चियनिटी भी वहाँ है। वैसे मीजो है, मीजो लोगों ने कम से कम 50 फादर लोगों को मारा। जब क्रिश्चियन कन्वर्सन के लिए गए तो मारा मिजो ट्राइब लोगों ने, लेकिन उनको मिजो ट्राइब को फिर गोरखा आर्मी के द्वारा कंट्रोल करके फिर वहाँ कन्वर्सन के 95% वहाँ कन्वर्सन है। बिल्कुल, हाँ। वैसे ही नागालैंड में 70% कन्वर्सन है। तो ऐसे गारो जिसको कह सकते हैं, जो हमारे मेघालय के खासी गारो में कन्वर्सन है। तो कन्वर्सन हो गया उनका। अब हमें चाहिए धीरे धीरे बड़ी संख्या में एफर्ट से हर संगठन को और हमारे समाज को उसमें सपोर्ट करना चाहिए ना, और काम करना चाहिए। धीरे धीरे लोग आएंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे, समाज इज रेडी टू एक्सेप्ट, नो। ये 1990 के आसपास की बात है, एग्जैक्टली 1990 के आसपास भारत सेवा संघ ने एक कॉलेज खोला दीमापुर में, नागालैंड में। नागालैंड का जो जिसको कह सकते हैं सिटी है, जो रोल से कनेक्टेड है। हाँ। क्या था कि नागा लड़के, हमारे जो हिंदू लड़कियां जो बंगाली, मारवाड़ी, ये सब परिवारों की, तो हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि कॉलेज में तंग करते थे। ये कॉलेज हमने खोला था लड़कियों का, है ना, चर्चा करके स्वामी जी ने खोला भारत सेवा संघ में। भारत सेवा संघ की एक बिल्डिंग थी, आश्रम की बिल्डिंग थी, उसका नाम था परमानंद विमेंस कॉलेज। अच्छा। नाम खोला जी। मैं उसको उद्घाटन में गया था। स्वामी विजयानंद जी महाराज थे दिल्ली में, भारत सेवा संघ के प्रेसिडेंट थे, बहुत
अच्छे वक्ता थे, हम गए थे। तो स्कूल खोला था, कॉलेज खोला था लड़कियों के लिए, हिंदू लड़कियां वहां आएंगी जी। लेकिन 70% एडमिशन नागा लड़कियों का हुआ। अच्छा। तो हम लोग भी सरप्राइज हो गए। आप मना तो नहीं कर सकते ना, वी आर ऑल ओपन सोसाइटी। फिर हमने कहा इसको डिस्करेज करते ना रियली। तो बोले कि देखो हमारे तो साधु का आश्रम है ना, ये आश्रम मंदिर कंपाउंड में कॉलेज है, तो आप वेस्टर्न ड्रेस पहन करके नहीं आ सकते, कि नागा लड़कियां पहनती थी। फिर पेरेंट्स ने कहा नहीं, आप ड्रेस डिसाइड कर दीजिए, हमारी लड़कियां इंडियन ड्रेस पहन के ही आएंगी। अच्छा। तो जो है ना, हमने उनको बोला था आप अपने कस्टमरी नागा ड्रेस पहन के आओ जी जी। तो बोले कि अब नागा ड्रेस तो डे टू डे कभी कोई पहनता नहीं है। अच्छा। वो फंक्शन में पहनते हैं। अच्छा। सब लोग आजकल लड़के पैंट शर्ट जींस पहनते हैं। हाँ। तो आप हमारा ड्रेस दे दीजिए। हमने वही लड़कियों का पंजाबी सूट एंड सलवार दिया, सब नागा लड़कियां पहन के आई, बहुत खुश थी। तो फिर पेरेंट्स ने कहा आप अपना हॉस्टल भी बनाओ, है ना। मैंने कहा भाई हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, आप तो है ना भारत सेवा संघ शुद्ध है ना, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, फिर आप तो सब लोग खाते हो। बोले नहीं, हमारी लड़कियां भी शाकाहारी खाएंगी। अच्छा। आपके स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारा वैल्यू संस्कार अच्छा होगा, है ना। अच्छा। आज जानते हो उस कॉलेज में 1500 लड़कियां पढ़ती हैं आज। हाँ आज है। अच्छा। तो क्या है कि जो मैंने यही बोला कि हमारे विरोधी लोगों ने, ईसाइयों ने बहुत मेहनत किया है ना समाज को कन्वर्ट करने के लिए, हमें उसका 50% तो मेहनत करना चाहिए ना, तभी तो हम अपने को बना सकेंगे। तो ये सब क्या है, सिविलिशन वार है ना जी जी। तो जो जिसको कहते हैं, वेद का एक मंत्र है ना, यो जागारा तम ऋचा काम, जो जागता है वो जिसको कहते हैं बेनिफिट लेता है ना, अमृत पाता है। तो हिंदू समाज को खड़ा होकर के इन सब एरिया पर हमें काम करना चाहिए। तो हमारे थोड़ा सा हिंदू संगठन कर भी रहे हैं, मेनली आरएसएस से संबंधित जो संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बनवासी कल्याण आश्रम, विवेकानंद केंद्र, ऐसे कई संगठन कर रहे हैं। आजकल इस्कॉन भी चला गया, कुछ आर्य समाज, कुछ संगठन जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, रामकृष्ण मिशन भी काम कर रहा है। तो ऐसे बड़ी संख्या में काम करना चाहिए जी सर। हमारे जो संगठन है जो अलग अलग, उनमें जो लीडर्स है फॉर एग्जाम्पल, आर दे रिलक्टेंट टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी? एंड नहीं, देखो क्या है कि हमारा लीडरशिप का प्रॉब्लम क्या है कि हर एज का जनरेशन का गैप। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि 20 साल पहले की बात है। अब मैं पढ़ के आया था, यंग लोग थे उस समय, 30-40 के होंगे। हम बहुत सारे चीज़ें अपने ऑर्गेनाइजेशन में बताते कि ये सब चीज़ करना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, तो उनका रेजिस्टेंस था। अच्छा। क्योंकि वो उस सब चीज़ों का रियली महत्व नहीं जानते थे। वो जैसे कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर में हमारे ऑफिस में विरोध लगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, स्टाफ जो हायर किया वो कहाँ जाएंगे, है ना। अच्छा। तो एक जो अंदर से विरोध नहीं है, वो क्या है, बिकॉज वो जिस जनरेशन में वो लोग पैदा हुए आज के टेक्नोलॉजी को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो हमारा काम है कि उनको भी एजुकेट करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का यूज हर समय संगठन के लिए अच्छा है। उससे क्या है कि आपकी इफिशिएंसी बढ़ती है, कैपेबिलिटी बढ़ती है, डिलीवरी बढ़ती है। टेक्नोलॉजी का तो दोनों यूज है, दोनों तलवार है ना, फोर्स मल्टीप्लायर, गुड बैड है ना। तो हमें अपने हिंदू संगठनों को टेक्नोलॉजी का यूज करते रहना चाहिए। आपको बता रहे कि इंटरेस्टिंग चीज है कि मैं लॉस एंजल्स में बैठा था, है ना, और ये टेक्नोलॉजी का जगह है, और वहां जो चर्चा करने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, वो चर्चा कर रहे हैं कि हमें अपने संगठन में टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि पुराना हमारा संगठन टेक्नोलॉजी का नहीं था ना, परस्पर रिलेशनशिप, संपर्क, ये सब था। तो हमसे पूछा, मुझे सरप्राइज हुआ कि भाई टेक्नोलॉजी के जगह में, टेक्नोलॉजी वाले कंट्री में टेक्नोलॉजी के लोग बैठकर इस तरह से बात करते। मैंने कहा देखो, मैं ये बता सकता हूँ कि पुराना आंसर है, नए कंटेक्स्ट में स्वामी विवेकानंद का वर्ड है, यू लर्न इंग्लिश नॉट एज ए कल्चर, एज ए वेपन, है ना, एज ए वेपन। तो टेक्नोलॉजी का यूज हमें वेपन के रूप में करना चाहिए कि इससे हमारे काम को बढ़ावा मिलेगा, और नहीं करोगे तो आप पीछे छूट जाओगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ। इसलिए हमें सभी हिंदू संगठनों को स्पेशली एफर्ट्स करके अपने लोगों को ट्रेन करना चाहिए, यंग लोगों को, और बड़े लोगों को मन में रेजिस्टेंस है टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन से, बिकॉज ऑफ द नॉट बिकॉज ऑफ एनी कोई उनके मन में निगेटिव है, बिकॉज दे आर नॉट, इतना फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी है तो नहीं कर सकते। उनको भी हमें एजुकेट करना चाहिए इसके क्या फायदे हैं, तो वो भी रिसेप्टिवनेस बढ़ेगा जी। डेफिनेटली अगर आप भारत का इतिहास देखेंगे, जब हमारा जीडीपी 33% प्लस था, वी वर टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड। वी हैव ऑलवेज बीन अ टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस सोसाइटी। तो अभी कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है, बट होपफुली वी कैन गो फॉरवर्ड। क्या है कि ये सारा ओरिएंटेशन है ना, समाज में कैसे आप समाज को मोटिवेट करते हो ना, समाज का लीडरशिप, जो समाज को ओपिनियन मेकर समाज को कैसे ड्राइव करता है। तो आज जो हमारा ओपिनियन मेकर, जो लीडरशिप है, जो ड्राइव करता है,
उसको पहले इसका इंपॉर्टेंस समझना होगा और फिर वैसे समाज को उधर ड्राइव करना होगा कि टेक्नोलॉजी का यूज हमारे लिए फायदेमंद ही, अच्छा ही है, नुकसानदेह नहीं है। दूसरी बात है कि जो टॉप लीडरशिप है, बिग लीडरशिप ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, क्या वो मीडिया से थोड़े हटते हैं क्या? आई मीन उनका मीडिया के इतने अपीयरेंसेस नहीं है, उनके जो थॉट्स विचार है वो इतने नहीं। वो भी कारण क्या कि हमारा पुराना जमाना का है ना, हमारे लोगों को पुराने जमाने का है, कल्चरल प्रॉब्लम है ना पुराने जमाने का, कि हम सब काम चुपचाप करना चाहिए, जिसको कहते हैं मान लो दायां हाथ दान देता है तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, है ना। वो उस जमाने की चीज थी जब हमारा एक समाज एक एग्रेरियन सोसाइटी था, गांव में रहते थे ना भाई, गांव में हम लोग रहते थे, विलेज सोसाइटी था। तो मान लो सपोज एक किसी का लड़का कहीं पैदा हुआ, रिश्तेदार पैदा होते, एक कम्युनिटी में पता होता था ना कि इसका लड़का है, शादी ब्याह के लिए सब एक दूसरे को जानते थे। अब सब अपने रियल, जिसको कहते हैं, मैं होमलैंड वर्ड नहीं यूज कर, जिसको कहते हैं अपने गांव से उजड़ करके सब अर्बनाइज हो गए हैं, सब अपरूटेडनेस हो गए ना। तो आज सबको कनेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी तो अच्छी चीज है ना, कनेक्ट करने में कोई हानि नहीं है ना। हमें सब का यूज करना, जैसे आप देखो हम लोग सब पढ़े हुए हैं, उस जमाने में कहाँ आजकल कोई अलुमनी मीट होता था, बैचमेट मीट होता था। अब 25 साल 30 साल के बाद डिस्कनेक्टेड लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके मिल रहे हैं, तो अच्छा ही हो रहा है, तो हमें करना चाहिए। उसमें क्या है कि हमें भी सबसे बड़ी चीज अपने जो लीडरशिप है उसको भी एजुकेट करना चाहिए। जो हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमें रजिस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मैं राम स्वरूप जी के पास मैं समझता 30 साल पहले गया, तो 30 साल मैं भी यंग था जी। तो बोला कि बहुत सारा चीज़ हम बताते हैं, कोई हमारा सुनता नहीं है, वो हमारे लोग इसकी बात मानते नहीं है, सुनते भी नहीं है, इसको वेटेज भी नहीं देते हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि देखो धैर्य रखो, तुम्हारा टाइम आएगा, है ना, क्योंकि अब वो जिस परिस्थिति में जो लोग काम किए हैं उनको वही समझ में लगता है। जब आपका टाइम आएगा फिर आप अपना यूज करो, उसके लिए तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा ना जी। तो वैसे ही काम करने की चीज़ है। आपका अभी नेक्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हो रहा है बैंकॉक में, राइट? कुछ क्या है, अगले नवंबर को 24, 25, 26 नवंबर को वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस बैंकॉक के बैंकॉक इसलिए है ना कि पहला हमने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस दिल्ली में किया था, शुरुआत भारत में किया था। उसका किसी चीज करने के लिए ओकेजन है, तो उसका 2 ओकेजन था। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो फाउंडर थे, हम लोग कहते हैं आद्य सर संचालक, फाउंडर संचालक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगर, उनका 125th एनिवर्सरी था जी। और विश्व हिंदू परिषद का 50 वर्ष था। अच्छा। तो हमने सोचा कि देयर इज नो बेटर वे टू पे ट्रिब्यूट टू दिस ग्रेट पीपल, तो हमने पहला एक ओकेजन के रूप में दिल्ली में किया। फिर 2018 में शिकागो में किया था। शिकागो में, हाँ। उसका उद्देश्य था कि देखो आप सब जानते हैं सितंबर 11 को स्वामी विवेकानंद का लेक्चर हुआ था। आज सितंबर 11 को ट्विन टावर तोड़ दिया जी। फिर हमारा सितंबर 11 वहां दब गया, उनका ही सितंबर 11 में ट्विन टावर डिस्ट्रक्शन है ना, हाँ, का डिस्ट्रक्शन वही हावी हो गया। हाँ। फिर अमेरिका में करने के पीछे था कि एक अमेरिकन लोगों को रिमाइंड कराना कि वन सिविलाइजेशन ने आपके ट्विन टावर को तोड़ दिया सितंबर 11 को, और एक ने आपको यूनिवर्सल मैसेज दिया ब्रदरहुड का, है ना, तो आपको किसको स्वीकार करना, तो यू डिसाइड, है ना। तो उसके लिए स्वामी विवेकानंद के वही ओकेजन 125th एनिवर्सरी था शिकागो लेक्चर का, शिकागो में किया था उसी पीरियड में। फिर भारत से करके वेस्ट में गए, तो हमने कहा हमारा जैसे अभी डिस्कशन में कहा कि कल्चरल कॉमनवेल्थ का हमारा इलाका है, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, तो आसियान के रीजन कह सकते हैं, और आसियान का हब थाईलैंड है ना। तो हमने कहा इस बार थाईलैंड ही करते हैं, स्वर्ण भूमि, हाँ स्वर्ण भूमि है ना, स्वर्ण भूमि है, श्याम जिसको बोलते हैं, श्याम है ना, तो ये यहाँ करते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस वहाँ एक्चुअली 2022 में होने वाला था। अच्छा। 4 साल के बाद, लेकिन कोरोना कारण में 2023 में किया, और इसका भी ओकेजन था एक्चुअली, फिर कोरोना कारण बदल गया, नहीं तो इसका ओकेजन था, मैं मानता हूँ हिस्टोरिकली सही भी है कि दुनिया में पहला हिंदू मूवमेंट शुरुआत करने वाले थे आर्मुगम नावलर। वो श्रीलंका में पैदा हुए थे, वो 1822 में पैदा हुए थे, उनका पिछले साल 22 सेंटेनरी ईयर था। 22 सेंटेनरी हिंदू समाज ऐसे भूल गया, हमने कहा उसको रिवाइव करते, हिंदू समाज की मेमोरी में लाते हैं। अच्छा। तो 22 सेंटेनरी था। तो इस साल क्या, इस साल हम 3 चीज उस पर मेमोरी में देंगे। एक तो उनको भी रिकग्नाइज करते हैं, उनका 22 सेंटेनरी जो हम कोरोना काल में नहीं, उसको भी रिकग्नाइज करते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर थे, उनका भी अब 22 सेंटेनरी ईयर 23-24 में है, वो भी है। अच्छा। और शिवाजी के जो हिंदू पद पातशाही की स्थापना का भी 350वां वर्ष है। ये 3 ओकेजन हो जाता है, तो ये सब हमारे कॉमेमोरेशन में है। तो आप क्या क्या करेंगे इस इवेंट में? इवेंट में वही देखो, इकोनॉमी पर चर्चा है ना, तो इकोनॉमी में है, पहला चर्चा है कि भाई
भारत और आसियान का मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन होना चाहिए, किन किन एरिया में होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस इकॉनमी। फिर दूसरा सेक्शन है वहाँ पर फाइनेंस है, फिनटेक, फंड रेजिंग है, टेक्नोलॉजी है, स्टार्टअप्स है, फिर एग्रीकल्चर है। देखो थाईलैंड एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हब है ना, तो हमें उससे कैसे बेनिफिट होना, क्या सीखना चाहिए, अपने एग्रीकल्चर को कैसे प्रॉफिटेबल करना चाहिए। फिर हेल्थ केयर है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, मेडटेक है, इन सब चीज़ों को लेकर के इकॉनमी बोला है। एकेडमिया का भी है कि ग्रोइंग इकॉनमी है, किस तरह से हमारे एजुकेशन को ऐसा फॉरवर्ड लुकिंग बनाना है। देखो कितना ट्रेजेडी है कि भारत से 1.8 मिलियन बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और 80 बिलियन US$ पैसा जा रहा है जी। आज इंडियन रुपी में हम कहते हैं 6.5 लाख करोड़ रुपया पैसा जा रहा है ना। अगर उस पैसे को हम भारत में सेव करें हर साल, तो हम हर साल 50 IIT, फुल 50 IIT और 100 IIM बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा चीज़ कैसे हम भारत में डेवलप कर सकते हैं, वो एजुकेशन और एकेडमिया, और एकेडमिया को कैसे जो हिंदू फोबिक जो एजेंडा उसको कैसे काउंटर करना, इस पर है। मीडिया का है, फिर वही मीडिया में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी पैनल है, आपको न्यूज़ है, प्रिंट है, सोशल मीडिया है का भी पैनल है, उनको भी सब इनवाइट किया है। तो वो मीडिया का डिस्कशन है। फिर पॉलिटिकल का भी है, बहुत सारे भारत से बाहर के अधिकांशतः, कुछ भारत से भी आएंगे जो प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, डिप्लोमेट हैं, एस्पायरिंग पॉलिटिशियन, वो सब भी आ रहे हैं। उनका फोकस कॉन्फ्रेंस है, यूथ का है, ऐसे वो उन्हीं सब एजेंडा पर है, वीमेन का है। और होता है कि जनरल समाज के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, किन किन एरिया पर हमें काम करना है, जैसे बोला ना फ्यूचर जनरेशन है, इन सब चीज़ों पर फोकस करना है। टेम्पल हमारा लिबरेट करना है ना, टेम्पल लैंड लोगों ने कैप्चर कर लिया, उसको रिकवर करना। तो इन सारा चीज़ों पर सारा डिस्कशन है अलग अलग 7 कॉन्फ्रेंस में। अब कुछ ग्रैंड पैनल भी हैं जो लार्जर इशू पर फोकस करके काम करेंगे। इसलिए मैं तो निमंत्रण देता हूं कि सारा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर उपलब्ध है, www.worldhinducongress.org। मैंने रिपीट करता हूँ, www.worldhinducongress.org, और सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हिंदू समाज जो भी सुन रहा है, जहाँ पर भी सुन रहा है, उनको निवेदन करता हूँ कि वो लोग आए, इसको पार्टिसिपेट करें। और ये हिंदू मूवमेंट का ये पार्ट ऑफ हिंदू मूवमेंट है, जिसको हम कहते हैं हिंदू आइडेंटिटी को दुनिया में विजिबल, एक्सेप्टेबल, रेस्पेक्टेबल बनाने का एफर्ट्स है। और हम लोग सबको मिलकर के हिंदू को फैशनेबल एंड कूल वर्ड बनाना है। और ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस होगा उसके प्रोसीडिंग्स आप लाइव टेलीकास्ट करेंगे? लाइव भी करेंगे। उसमें तो हर बार होता ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग अटेंड भी करें, लेकिन लाइव स्ट्रीम करेंगे तो आपका आउटरीच नहीं करेंगे, सब करते हैं। सारा चीज टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का सारा यूज होता है। जी बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन सर, आपकी क्या कहानी है? व्हाट इज योर स्टोरी? आप इस पद तक आज पहुंचे हैं, हाउ डिड यू स्टार्ट एंड हाउ डिड यू? नहीं, ऐसा है कि जब हम पढ़ते थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाल्यकाल के जो हम लोग स्वयंसेवक हैं, संघ के स्वयंसेवक, RSS के स्वयंसेवक हैं। जी। फिर जब हम इंजीनियरिंग करने हम लोग सब चले गए, बड़े हो गए, जैसे सामान दृष्टि से, तो हमारे जो कुछ प्रोफेसर हम लोग को ब्रेन वॉश करते थे ना, पॉलिटिकल क्लास लेते थे। जी। सब अलाउड नहीं था लीगली, लेकिन सब तो कमरे में बुला करके सब ब्रेन वॉश करते थे। हर चीज़ में वो हिंदू फैटलिज्म, फ्यूडलिज्म, इन्हीं सब चीज़ों को सारा बताते थे, सारी समस्या का जड़ बताते थे। और उस समय आपको शायद याद होगा, रसिया से एक मैगजीन आया करते थे, सोवियत लैंड, सोवियत वुमेन, सोवियत संघ, बड़े ग्लेज्ड मैगजीन आया करते थे। ऐसा लगता था हमारा भारत बहुत पिछड़ा गरीब है, थे भी हम भी, रसिया बहुत एडवांस है, जैसा वो पोर्ट्रेट था ना, जैसा, तो ऐसा लगता था बहुत अच्छा है, कम्युनिस्ट कंट्री अच्छा है, तो दुनिया को कम्युनिस्ट की तरह से बनाना है, वैसा करते थे। लेकिन हर समाज में वैसे ही बोलते थे कि जैसे हिंदू फैटलिज्म, फ्यूडलिज्म यहाँ बहुत है। लेकिन जब हम भी उन्हीं गाँव से आते हैं, शहर से, समाज से आते हैं, लेकिन जिस तरह से यूरोपियन समाज था ना, वहाँ जिस तरह का फ्यूडलिज्म था, वैसा हमारे समाज में नहीं था। हमारे गरीबी तो थी, है ना, गरीबी थी, लेकिन कहाँ नहीं होती है। हाँ, गरीबी सब जगह होती है। हाँ, लेकिन हमारा रेस्पेक्ट बहुत था, मैंने सब जगह देखा है। मैं आपको बहुत, मुझे अभी खुशी की बात है, मैं अभी त्रिपुरा में गया हुआ था, अभी मैं पिछले महीने त्रिपुरा में गया हुआ था। हमारा एक यूथ कैंप था, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ना, जो हमारा भोजन बनाने कैंप में आई थी ना, महिलाएं थी ना जी। जो हमारा कार्यकर्ता वॉलंटियर है, शाम को बोलता है मैं मासी को घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही पूछा अपने कार्यकर्ता से, क्या ये लड़की की मासी भोजन बना रही है क्या? तो बोला नहीं, यहाँ ये जो भोजन बनाने वाली जो माताएं गांव से आती हैं,
रेस्पेक्टफुली हम उन सबको मासी ही बोलते हैं ना, ऐसा एज ए नौकर नहीं बोलते हैं ना, सर्वेंट नहीं बोलते, मेड नहीं बोलते हैं, मासी बोलते हैं। तो देखो हमारे समाज में गरीबी थी लेकिन रेस्पेक्ट था, बिल्कुल, है ना। तो जब हम उसी दृष्टि से हम देखते हैं, आज अपने समाज को देखते थे कि हमारे समाज में गरीबी थी लेकिन रेस्पेक्ट था। जिस तरह का बात यूरोपियन सोसाइटी में हम प्रिंस कोपाटकिन पढ़ते हैं, बाकुकिन पढ़ते हैं, वैसा नहीं था। फिर वहाँ एक एंटी कम्युनिस्ट लीग भी हुआ करता था कलकत्ता में, तो वहाँ से छोटे छोटे किताब निकलते थे, तो वो भी हमने पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने कहा अरे इन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन में चाइना में मार दिए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड में मार दिए, रसिया में मार दिए। हाँ। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन शुरू कर दिया तो लोगों ने कहा तुम लोग रिएक्शनरी बन गए, रिएक्शनरी बन जो कम्युनिस्ट जो टैक्टिक्स है कि अब उत्तर नहीं देंगे, रिएक्शनरी बने। अब हम लोग तो स्टूडेंट थे भाई, अब उन लोग को काउंटर करने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना। जी बिल्कुल। तो फिर हमने पढ़ना शुरू कर दिया, अपने भी पढ़ना शुरू कर दिया। हमने कहा दे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, श्री अरबिंदो, रामतीर्थ सब पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि हमारे पूर्वजों ने तो बहुत बड़ा काम किया भाई, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी किया, इस एरिया को हम लोग छोड़े हुए हैं। तब कहीं ना कहीं दिमाग में ही घुस गया कि भाई शादी नहीं करना और पैसा नहीं कमाना, पैसा नहीं कमाना वो भी हो सकता है कम्युनिस्ट हैंगओवर दिमाग में होगा कि पार्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन यू आर, है ना। लेकिन क्या करना जिसको कहे ना, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे हो गया कि भाई साधु बन जाओ, है ना जी। साधु बनने के बाद क्या है कि फिर अपना भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा और हिंदू धर्म का, समाज का भी काम होगा। और इन सारा चीज़ों के पीछे मेरी प्रेरणा कि भाई हमारे पूर्वजों ने 2300 साल तक लड़ा, 13-15 जनरेशन लड़े, और वो किस लड़े, हमारे लड़े, है ना जी। तो उनके सेक्रीफाइस के लिए हम हैं। तो हम मेरे आज भी मेरे दिमाग में रहता है हर समय कि हमारे ऊपर उनका डेट बहुत है, कर्ज बहुत है। तो उसको कर्ज को पूरा करने के लिए तो हम नहीं कर सकते जनरेशन में, लेकिन एटलीस्ट 1.01% कुछ तो हम कर सकते हैं। जी जी। तो वही करने में मैं लगा हुआ हूँ जी। आप कितने ऑप्टिमिस्टिक है भारत के फ्यूचर के लिए? देखिए ये जो बहुत बड़ी चीज़ आपने कही, कितनी ऑप्टिमिस्टिक है, मैं वैसा फॉर्चून टेलर की तरह से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। हाँ। कि 10-12 साल हो गया, पहले मैं लेक्चर दे रहा था ब्रिस्बेन में। जी। मैं नाम ले रहा हूँ, तमिल हिंदू लड़का, तमिल इसलिए बोला कि लिटिल डार्कर स्किन का लड़का। ओके। हाँ, हमारा जो विद्या विहार का स्कूल चलता है ना, वीकेंड हम स्कूल चलाते हैं हिंदू धर्म पढ़ाने के लिए, बच्चों को एजुकेट करने के लिए अपनी हिंदी हिस्ट्री कल्चर ट्रेडिशन के बारे में। जी। तो लड़का मुझसे पूछता है, टेल मी स्वामी जी, व्हेन वी हिंदू विल बी रेस्पेक्टेड इन दिस वर्ल्ड। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो लिटिल डार्कर स्किन का लड़का ऑस्ट्रेलियन जो वाइट स्कूल में ही थोड़ा उसको डिस्क्रिमिनेशन फील हो रहा होगा। तो मैंने कहा आपके आयु के लिए बहुत हेवी क्वेश्चन है ना जी, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है इस प्रश्न का, लेकिन मेरा मानना है कि माय जनरेशन हैज़ टू वर्क हार्ड नेक्स्ट 20 ईयर, अगले 20 साल तक मेरे जनरेशन को यूजिंग अवर माइंड मटेरियल इंटेलिजेंटली इन द राइट डायरेक्शन, है ना जी, काम करना होगा। फिर वी विल हैंड ओवर दिस बैटन टू योर जनरेशन, है ना। हम 2 जनरेशन, आपको भी इसी तरीके से काम करना हो जनरेशन। अगर 2 जनरेशन मिलकर अच्छी तरह से काम करेंगे तो आवर फ्यूचर इज ब्राइट, है ना। अगर नहीं तो वी आर हेडिंग टू डूम, है ना। अब उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इंग्लैंड जो सेकेंड वार से पहले इंग्लैंड दुनिया में शासन करता था, सुपर पावर, हाँ सुपर पावर था। पोस्ट सेकेंड वार सारा डेवलपमेंट के बाद भी सारा जनरेशन पब गोइंग जनरेशन हो गया, दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न है किसी चीज में। तो ये डी जनरेशन का साइन है। अगर ऐसा होगा तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डूम। मेरा ऑप्टिमिस्टिक ये हूं कि अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन पहले जो मैं 30 साल पहले शुरू किया था हमारी संख्या कम थी, धीरे धीरे जो अवेयरनेस अवेकनिंग बढ़ रहा है। लेकिन इस अवेयरनेस को थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन चेंज में बदलना, जिसको कि लॉन्ग टर्म चेंज हो, है ना, और हिंदू समाज मजबूत हो तो हमारा फ्यूचर अच्छा है। इस मामले में थोड़ा मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और इसमें हम सब लोग मिलजुल करके काम करना होगा। एब्सोल्युटली। स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। अभिजीत जी नमस्ते, अच्छा हुआ आपके साथ खुलकर चर्चा हुई इन सब चीज़ों पर। धन्यवाद। धन्यवाद। Hope you enjoyed the conversation. Please share this on your Twitter, Instagram, and WhatsApp so that this podcast reaches a wider audience.